चलो भाई, इस बहुत सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही आसान से और बड़े इंटरेस्टिंग से चैप्टर में है ना, चुन्नू सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे? रटने वाला चैप्टर नहीं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। कौन सा? आसान एंड इंटरेस्टिंग। एंड मतलब आसान और इंटरेस्टिंग। आज हमारी क्लास है कौन सी? अभी इसकी क्लास सेकंड। कान में धुआं वाली बात बोली थी मैंने आपको, ठीक है। अभी तक हमने किसकी डिस्कशन किया है? गुड्स। अगले 5 मिनट में एक बार गुड्स को फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर चलेंगे किस पे? सर्विसेज पे। आप भाई साहब इसी रिवीजन में अपनी बात को समझेंगे। हमारे इस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं टोटल मिला के? है तो बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इंटरमीडिएट के सिलेबस में कितने हैं? सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12। सेक्शन 10 बात करता है किसके बारे में? गुड्स के बारे में। और 12 बात करता है, 11 किसके बारे में बात करता है? गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस, और दूसरा 13 सर्विसेज वाला केस। क्या ये बात समझ में? ये दोनों ही हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, चैप्टर में ही नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या ये बात समझ में? ये फाइनल में पढ़ेंगे, उन्होंने कहा पूरा चैप्टर नहीं लाना है, ठीक है। 10 पे आते हैं। पहले हमने कल 10 पढ़ा था, 12 पढ़ा था। 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से कहानी शुरू हुई थी, याद है आपको? तो ये रहा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। हम इस चैप्टर में पता क्या करना चाहते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या पता करना चाहते हैं? प्लेस। क्यों जानना चाहते हैं हम कि सप्लाई का प्लेस क्या है? क्या मिलेगा हमें इससे? नेचर मिलेगा। नेचर का मतलब क्या है? इंट्रा है या इंटर है। और ये क्यों पता चलता है प्लेस से? क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो हमें प्लेस पता होना चाहिए, सप्लाई जहां हो रही है। कारण समझ में आया? तो 10(1)(a) क्या कहता था? गुड्स जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? मूवमेंट। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो सिर्फ एक जवाब, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। बस एक आंसर देना है आप। क्या ये बात समझ में? उसके बाद दूसरा पॉइंट, बिल टू शिप टू मॉडल। इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? 3। ओरिजिनल 2 पार्टीज होती हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू वो सामान भेजता है, ऐसा हमें लगता है। मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थर्ड पार्टी ट्रांसफर करेगी, लेकिन होगा क्या कहानी में? मैं ही थर्ड पार्टी बन जाऊंगा। क्या ये बात समझ में? मुझे खुशी ने ऑर्डर दिया कि आप गुड सप्लाई करा दो मुझे, तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं, मैं कहीं और से करा दूंगा। तो ये है सप्लायर, ये है रिसिपिएंट, मैं कौन बन गया? थर्ड पार्टी। बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा? थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या ये बातें समझ में आती हैं? ठीक। उसके बाद सी पॉइंट क्या था? वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो क्या कहते हैं इसके अंदर, बताइए बताइए। लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मैंने टीवी रेंट पे लिया, सुना था आपने ये वाला केस? मैं इस टीवी को मुंबई से लाया हूं रेंट पे, 4 साल हो गए इसको इस्तेमाल करते करते, मैंने कहा आप खरीद ही लेता हूं। क्या ये बात समझ? इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? जहां ये है। कहां है? दिल्ली में। सप्लायर कहां का है? एलओएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई। और गुड्स कहां इस्तेमाल हो रहे हैं? दिल्ली में। तो क्या हुआ? इंटर। क्या लगेगा? जीएसटी। जो भी आती है बात समझ में? दोबारा बताऊं, सुनो। आपका गांव कहां पे? कलकत्ता से आपने मान लीजिए मैंने कहा अपने घर में होम थिएटर मंगवाया, रेंट पे लेके आए, कह रहे आईपीएल देखूंगा मैं, पेपर तो आते जाते रहेंगे। अब आपने थिएटर लगवाया घर पे रेंट पे, आपको इतना मजा आया, आपने कहा यार ये तो हर साल आएगा, आईपीएल तो हर साल आएंगे, जैसे अटेम्प्ट 2 बार आता है आईपीएल तो 1 बार आता है, तो क्यों ना आईपीएल पे फोकस किया जाए। तो चलो आईपीएल पे फोकस करते हैं, इसको खरीद लेते हैं। अगले साल इन्होंने खरीद लिया। क्या ये बात समझ में? लोकेशन ऑफ सप्लाई कहां पर है? प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है? बताइए। दिल्ली में, क्योंकि कहां पर है गुड्स? जिस समय आप खरीद रहे थे, अगले साल खरीद रहे थे, वो दिल्ली में ही थे। अब आया सवाल सप्लायर कौन है? क्या आप सप्लायर है? जहां से लेके आए हैं वो है सप्लायर। जहां से लेके, कहां से लेके आए हैं? कोलकाता से। तो क्या लगेगा? इंटर। क्या ये बात समझ में आती है? ये है 10C। उसके बाद आते हैं किस पे? 10D। 10D क्या कहता है? पढ़ो। गुड्स। ये सबसे आसान लगता है मुझे, बताओ क्यों? जहां असेंबल और जहां इंस्टॉल हो रहे हैं बस वहीं पे लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 10(1)E क्या कहता है? सप्लाइड ऑन बोर्ड। इसका मतलब क्या है? आप चाहे वेसल पे हो, एयरक्राफ्ट पे हो, या किसी भी चीज पे हो, ट्रेन में हो, कहीं पर भी हो, जहां पर भी जो भी चीज सप्लाई की जा रही है वो ऑन बोर्ड हुई थी, बस वहां से। क्या ये बात समझ में आती है? इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद 10(1)(2) मैंने गलती से लिख दिया था, काफी सारे बच्चों ने ठीक कर लिया होगा, नहीं किया है तो देखो जरा, नोट्स चेक करो जल्दी से, फटाफट से नोट्स चेक करो। क्या लिखा है? 10(1)(2) इसे कहते हैं आंख बंद करके लिखना। क्या
10-2 लिखा है या काट लिया है काट के लिखा। कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, सही लिखा था, ठीक कर लो उसको। 10-1 के सबसेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर दोबारा से 2 लिखना होता तो वो वैसे वाले नंबर्स नहीं होते, रोमन नंबर जिसको बोलते हैं 2-1-2 वाले, वो लिखते हैं ना, सेम चीज दोबारा नहीं आती, ठीक है। 10-2 हमारे सिलेबस में क्या कहते हैं, अगर आप पीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो कैसे, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ये आपके सिलेबस में आने वाला नहीं है। आज की सभा में हम क्या पढ़ेंगे, 12 सबसेक्शन 1। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है सर्विसेज के बारे में, और एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बुरी बात है। बताओ कौन सी पहले बताओ? मुश्किल और बुरी बात बहुत बड़ी। मुझे सुन के इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे कितने पॉजिटिव हैं, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं। कह रहे पहले बुरी बता दो, ठीक सुनो। ट्वेल्व 1 से शुरू करेंगे, 12-14 तक जाएंगे। कुछ भी गायब नहीं, सारे मैंने कहा ना बहुत ही बुरी क्यों है, पहले ये तो समझ लो ना। मैंने बोला ना ज्यादा बुरी क्यों है ये बात, इसलिए कि बीच में कुछ गायब नहीं है। यानी 1 भी पढ़ना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक लगातार पढ़ना है। ABCD नहीं है इसके अंदर, ABCD नहीं है। पॉजिटिव बात देखो कि अगर कहीं 12-1 लिखा है, हाँ जी, ये कितने भी मार्क्स का आ सकता है, आपके पेपर में आज तक नहीं आया है। और जो तीनों चैप्टर है मैं आपको साइन करके दूंगा, देखना पेपर में आपको दिखाई देंगे। हाँ जी, आज तक इंटरमीडिएट में तो हम मार्क्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के मार्क्स के बारे में कमेंट कर सकता हूँ, 2 से 3 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा। इसके मार्क्स के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता कितने मार्क्स का आएगा। बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी आ सकता है, 2-3 नंबर का भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, अब आप, हाँ अच्छी बात बताऊँ कि आप इसके बारे में 70% प्रोविजन सेम। क्या आराम मिला? बहुत बढ़िया। एक और बुरी बात थी, 70% आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, लेकिन क्या अब मैं पढ़ाना शुरू करूं? ठीक है, हाँ जी। पॉजिटिव ये है कि हमारे हाथ पैर सलामत है, अभी कोई IPL का मैच नहीं चल रहा, पढ़ने आए सुबह सुबह। आया समझ में पॉजिटिव? ठीक। एक तो जब भी IPL देखने का मन करता है ना, मेरा RCB का मैच, वो हार जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, फिर देखो ही मत बस। मैं देखता ही नहीं, हर बार पता नहीं क्यों बेशर्मों की तरह सब एकदम टीवी चला लेते हैं। मैं खुद कि चलो इस बार RCB जीत जाएगी, फिर हार जाते। 4 में से 3 मैच हारे, उनका शर्म करो, लेडीज जीत गई हमारी RCB की, वो हाँ मतलब वुमेन टीम जीत गई। हाँ जी, क्या चीज? अरे उन्हें प्लेट भी नहीं मिलेगी भाई, ऐसे खेलेंगे तो कब कहाँ से मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें कार्डबोर्ड भी नहीं मिलेगा। अब ऐसी हालत हो गई उनकी, नालायक कहीं के। चलो अब हम पढ़ ले, लेकिन हाँ जी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर देखने का मन कर जाता। अच्छा कोहली, चलो 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 देखें। क्या अब हम एक बार पढ़ाई करना शुरू कर दें, वापस आ जाए IPL से? ठीक है। देखो जो प्लेस ऑफ सप्लाई बड़ी है इसलिए क्योंकि इसमें कहीं रटना नहीं है, पर्सन को रटो, ये रटो, आपको केस बताया जाएगा और आपको समझना है अपनी इंटेलेक्चुअल पावर जो कि नहीं है उसे इस्तेमाल करनी है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। देखो जी नहीं, सुबह सुबह देख ही रहा हूँ मैं। अब देखो लोकेशन ऑफ सप्लाई, पहली चीज तो 12-1 हमने कहा था, 13 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल अगर कोई बात हुई जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरनेशनल आ रहा होगा तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो 12-1 जो बताता है वो आपको एप्लीकेबिलिटी, क्या आपको इनसे आसानी मिलती है या बड़े बड़े नोट्स लिखवा दो? इनसे लगता है थोड़ा जल्दी रिवाइज हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में भी बना रहे हैं। जो 12-1 है वो कहता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, मतलब इसमें कोई रूल नहीं बताया गया। जैसे आपने 12-1 13-1 पढ़ा था किसके अंदर, टाइम ऑफ सप्लाई है ना, टाइम ऑफ सप्लाई में बताया था ना, गुड्स के केस में इधर आओ और फिर नीचे जाके देखो, इस तरीके ना, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, थोड़ा थोड़ा। 12-2 के अंदर गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज, थर्ड, चलो ठीक। एप्लीकेबिलिटी में आए, उन्होंने कहा भाई साहब देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर दोनों के दोनों कहाँ पर होंगे, टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या है, विद इन इंडिया। तो ये वाला सेक्शन जो है वो एकदम से चालू हो जाएगा और आप इसके रूल्स पढ़ सकते हैं। तो 12-1 बताता है एप्लीकेबिलिटी इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ इज इन द
विद इन इंडिया यानी टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर अगर हैं, क्या ये बात समझ में आती है, तो आप इन सर्विसेज के रूल्स को पढ़ेंगे। अब देखो पहली एप्लीकेबिलिटी में एक डाउट आया, नहीं क्या डाउट आया जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा मान लो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है मेरी बाहर लंदन में, ठीक है, मैंने कहा उसकी इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज किसी से प्रोवाइड करानी है। एक व्यक्ति मुंबई में रहता है, एक व्यक्ति यूपी में रहता है। बताइए क्या आपके सिलेबस का पार्ट होगा या नहीं होगा? सवाल सुना पहले आपने? मैंने आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है, ये सिलेबस का पार्ट है या नहीं इंटरमीडिएट? लंदन से मतलब इंडिया में वो नहीं लंदन में मैंने बिल्कुल क्लियरली बात बताई है, घर लंदन में है, मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले पूरा केस बता दिया है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, मेरा रिसिपिएंट जो है जिसकी ये प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर है यूपी में, और जो सप्लायर है यानी कि जो इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्या ये बात समझ में आती है, वो कहाँ पर है? इंडिया के अंदर होगा। होगा नहीं होगा? होगा 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 होगा। कई बार ये लॉजिक भी रहता है कि सब बोल रहे हैं लेकिन सर ने पूछा है तो कुछ उल्टी बात होगी, है ना? क्या मतलब है? मैंने आपको रूल क्या बताया, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर विद इन इंडिया है तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। क्या मैंने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बोला था? नहीं। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ है? अब इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज वो वहां जाके प्रोवाइड करेगा, क्या ये मैंने बोला आपको? नहीं। और अगर जाके भी प्रोवाइड करेगा तब भी उसका रजिस्ट्रेशन कहां होगा? मुंबई में। जीएसटीआईएन कहां होगा? मुंबई का। क्या ये बात समझ में? मुझे ऐसा लगता है आगे जाके एक रूल में पढ़ाया भी जाएगा, मुझे लगता है यही चीज वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था विद इन इंडिया होगा तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, 13 तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, छोड़ो उसे। क्या ये बात समझ में आई? वो पर्सन स्पेसिफिक बात है कि, और इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज जो है वो ऐसा भी होता है कि आपको डिजाइन बना के देना है, उसका करवाएगा वो खुद, तो आप इंडिया में बैठ के बना सकते हो। वो अपने घर का नक्शा आपको देगा और आपको इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज उसे बना के दिखानी अलग अलग कलर्स में, अलग अलग उसमें, और वो पास कर देगा, तब की तब देखी जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? तो ये कौन सा सेक्शन है बताओ? सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कब आता है? व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ इज इन इंडिया। बात खत्म। क्या ये बात समझ में आती है? फिर आते हैं सेक्शन कौन सा? क्या ये सेक्शन हेल्प करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल अलग अलग करने के लिए ताकि कचरा ना हो? सेक्शन क्या याद होने चाहिए? यस, याद होने चाहिए। आगे बात समझ में? क्या मेंशन करने जरूरी है? मुझे नहीं पता, लेकिन याद होने चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल पे वो लिखते हैं कि क्या नाम है सेक्शन जरूरी नहीं है, इवन हमारा इंस्टीट्यूट भी कहता है कि गलत लिखने से अच्छा है मत लिखो। मैंने कहा जैसे ही आप ये बात बताएंगे बच्चा याद करना छोड़ देगा, और जब तक कंसेप्ट और सेक्शन की क्लैरिटी नहीं होगी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो खुद क्वेश्चन पूछते हैं आंसर इन रेफरेंस टू द सेक्शन 13। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको। क्या ये बात समझ में आती है? तो उन्होंने कहा हमने ये कब बोला कि सबको पास होने की जरूरत है? बच्चों ने पूछा क्या करना है, हमने कहा जैसे मर्जी कर लो। क्या ये बात समझ में आती है? इधर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में मैंने एक वर्ड लिखा, क्या है ये? रेजिडुअरी या रेजिडुअल रूल जो है, मैंने ये रेजिडुअरी पॉइंट आपको पढ़ा रखा है। बताइए किसमें? टाइम ऑफ सप्लाई में। क्या कहता था ये? अगर कहीं भी नहीं तो रेजिडुअल वर्ड का मतलब तो यही है। अब मैंने कहा 12(1) तो एप्लीकेबिलिटी बताता था, और 12(2) से लेके 14 तक बहुत सारी बातें हैं, तो इसका मतलब जो 12(2) है, जो रेजिडुअल रूल है, वो ये कहता है कि अगर आप 12(3) से लेके 12(14) में कवर नहीं होते हैं तो आप 12(2) के पास जाएंगे। इसका मतलब 12(3) और 12(14) तक स्पेसिफिक सिचुएशंस गिवन हैं आपको। उन सिचुएशंस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आपको जवाब बताना है। अगर उनमें से कोई भी केस नहीं मिले आपको तो किसके पास आ जाना? 12(2) के पास। क्या ये बात समझ में आती है? तो 12(2) हमारा एक जनरल सेक्शन है, समझ में आती है? जो स्पेसिफिक सिचुएशन है वो 3 से लेके 14 तक स्टार्ट होती है। क्या ये बात समझ में आई? अभी तक जो बताया वो समझ में आया? क्या बताया मैंने? 12(1) बताया, क्या बताता है? एप्लीकेबल। 12(2) क्या बताता है? 3 और 14 तक आपको अगर कुछ ना मिले तो हमारे पास आ जाना। अब 12(2) को यूज करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? 3 से लेके 14 तक कोई चीज कवर होती है या नहीं होती। तो मैंने कहा मान लीजिए आपको सारी चीजें पता है और मैं आपको 12(2) पढ़ा रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से।
पहली चीज हम गुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सर्विसेज के बारे में। तो एक जो रूल वहां पर था, मूवमेंट इन्वॉल्व है और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये तो अब नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो 3 बातें मैंने लिखी हुई है मेजॉरिटी जगह यूज होंगी आपकी, जरा ध्यान से समझना क्या लिखी हुई है ये बातें। यहां से हम सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। पीओएस, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, किसका? सर्विसेज का। हाँ कोई बात नहीं, बता दिया करो, आ जाओ भाई। इसका मतलब सिर्फ वाईफाई में दिक्कत नहीं है, शायद इन जनरल इंटरनेट में भी दिक्कत हो सकती है। अभी तक सारे सही आ रहे थे, अब आगे चलो। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम? सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। रूल देखना कितना सुंदर बनाया है उन्होंने कहा देखो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो हमेशा जो एसपी है, एसपी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो उसकी एलओएस है जो भी आपका हो वो तो हमेशा रजिस्टर्ड ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तभी वो जीएसटी के अंदर आया है। मैंने कहा अगर जो ये व्यक्ति आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है, जैसे फिर से हमने 2 व्यक्ति रख लिए, राम और श्याम। श्याम एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है, क्या ये बात समझ में आई? मैंने कहा जो राम है वो सर्विसेज दे रहा है दिल्ली से और श्याम जो है वो यूपी में है। सर्विसेज किसी भी चीज़ की हो सकती है, क्या ये बात से मैंने इन जनरल सर्विसेज वर्ड लिख दिया कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जी यूपी, क्या बिल्कुल सिंपल सी आंसर, ठीक। तो हम बोलेंगे अगर हमारा जो व्यक्ति जो रिसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो जो उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है उस स्टेट में हम मान लेंगे कि भैया ये सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड हो। इसका मतलब पीओएस, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में? यूपी, जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है। अब सुनिएगा ध्यान से, कहानी कहाँ बदलेगी, ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम कहानी को बदल रहे हैं। मैंने कहा इसने सर्विसेज एक तो यहां पर प्रोवाइड की और एक इसकी ब्रांच है मुंबई में, वहां पर प्रोवाइड की, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड है कहां पर? यूपी में। उसका मेरा क्या ब्रांच ऑफिस है, मैंने ऐसे ही खोला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, बस ब्रांच ऑफिस है मेरा। बताओ जरा, या गोडाउन है मेरा, या वेयर हाउस है, कुछ भी है, बताओ जरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये डाउट समझ में आया? देखो पहले एग्जांपल में कोई भी डाउट नहीं है, बताओ कहाँ लगता है आपको? तो अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो हमने एक ही रूल बताया है कि जहां पर वो रजिस्टर्ड है। इसका मतलब दिल्ली में बैठा व्यक्ति अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन से व्यक्ति के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में सिचुएटेड है, तो उसका टैक्स मिलने का अधिकार इसको होना चाहिए, ना कि जहां पर उसकी ब्रांच है, क्योंकि वो टैक्स कहां जमा करता है? यूपी में। रजिस्टर्ड कहां पर है? यूपी। जीएसटीआईएन कहां का है? यूपी का। तो सर्विसेज के केस में, क्योंकि इसमें गुड्स तो है नहीं कि मूवमेंट टेक प्लेस कर रही है, उसने कहा चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने अपनी ब्रांच के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए, सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग सर्विसेज करवाई, इंप्रूव कराने के लिए, अपग्रेड कराने के लिए, तो अपने यहां भी कराया और ब्रांच में भी कराया। अब बताओ जरा, तो जब अपने यहां कराओगे और अगर तुम रजिस्टर्ड व्यक्ति हो तो आपका प्लेस, और अगर बाहर कराओगे किसी ब्रांच में कराओगे और तुम रजिस्टर्ड व्यक्ति ही हो यहीं पर, तो भी कौन सा प्लेस? आपका ही प्लेस, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन समझ में आया? जिस स्टेट में रजिस्टर्ड व्यक्ति है ना जो काम करवा रहा है, बस उसी स्टेट का मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म। बताओ मजा कब आएगा? दोनों ही रजिस्टर्ड है? नहीं, ऐसा केस नहीं बनाएंगे, ये दूसरा केस ले गए। दूसरे केस में मतलब क्या है? अगर ये इधर भी रजिस्टर्ड है तो क्या मैं बोल दूं फिर ये डील नहीं कर रहा, ये डील कर रहा है? अगर यहां रजिस्टर्ड होगा तो यहां से इनवॉइस बन के जाएगा। अगर ये जीएसटीआईएन यहां पर होगा तो क्या इसका और इसका जीएसटीआईएन अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग। पैनी तो सेम होगा लेकिन जीएसटीआईएन तो अलग होगा। तो फिर मैं बोलूंगा कि दिल्ली का व्यक्ति कहां सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? मुंबई के किसी व्यक्ति का जिसका जीएसटीआईएन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई। क्या ये बात समझ? तो उस केस में तो कोई डाउट ही नहीं कि अगर ये एक से ज्यादा स्टेट्स में है तो हर एक स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो, तो वहां डाउट नहीं है। लिख दूं इस बात को, लिख दूं इस बात को। उसने एक तीसरी ब्रांच को भी दी, तीसरी ब्रांच मान लीजिए मैंने कहा बेंगलोर में है। अरे नहीं यार, चलो छोड़ो। और बेंगलोर में वो रजिस्टर्ड है। कितने मैच हार गए वो? 3। कितने में से?
पढ़ाई पे ध्यान दो। रजिस्टर्ड है। आपने नहीं बताया क्या कहते थे सर, पढ़ाई पे ध्यान दें। सेम पेन नहीं, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि पता नहीं कोई मैच जीत गई थी वो, तो मैं अगला मैच मैंने कहा यार देख लेता हूँ। रात को गया, सेकंड इनिंग चल रही थी, बड़ी बुरी तरह, इतनी बुरी तरह। मैंने कहा मरो तुमसे अच्छा हम ही खेले, हमारे बच्चे खेल लेंगे तुमसे अच्छा। हाँ, गलती से तो जीत जाएंगे। अब सेम पेन है, सेम पेन का मतलब क्या है, यहां पर भी श्याम की ही रजिस्ट्रेशन है। बताओ जरा फटाफट से। तो मैं अगर केस फर्स्ट की बात करूं, कौन से केस फर्स्ट की, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जरा जल्दी से बता दो। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यूपी। और यहां पर कोई अलग से रजिस्ट्रेशन के बारे में बोले है नहीं, अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं लिख रहा हूं यहां पर अलग से रजिस्ट्रेशन। जब ये चैप्टर चल रहा होगा आपको सब समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही दूसरे चैप्टर पे जाऊंगा सब उल्टा हो जाएगा। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आती है बात। तो अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है। पहले बच्चे ना बड़े केयरफुली नोट्स बनाते हैं, हमारे समय पे रिकॉर्डिंग का चक्कर नहीं था। तो जो टीचर बोल रहा है वो सब कुछ लिखना पड़ता, चाहे वो क्लास में लिखवा रहा है या नहीं लिखवा रहा है, क्योंकि बाद में मेरी किताबें मुझे समझाएंगे, टीचर तो मुझे मिलेगा नहीं। तो बच्चे नोट्स पे बड़ा फोकस करते थे। आज की डेट में क्या बच्चा क्या कहेगा, बैकअप लेक्चर दे दो सर, मेरे पेपर आगे जरा एक बार लेक्चर दे दो। वो दोबारा से वो सारी चीजें एज इट इज पढ़ सकता है। लेकिन जब एग्जाम का समय आएगा, हो सकता है आपको सारे चैप्टर्स देखने का टाइम ना मिले, क्योंकि सारे चैप्टर्स को लेक्चर से रिवाइज करने का। क्या ये बात समझ, जिनमें से एक ये चैप्टर है, तो आपकी कॉपी बोलनी चाहिए कि क्या बात कही जा रही थी। क्या ये बात समझ। तो अलग से रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यूपी। ये कौन सा केस है, केस 2। आंसर इसका जो लिखा गया है, क्या मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, देखिए जरा ध्यान से। रूल जो मैंने इसका लिखा है, क्या ऑलरेडी लिख दिया है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जो सर्विसेज दे रहे हो, 2 वाला केस है, 2 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन कौन सा, इन विच ही इज रजिस्टर्ड, इन स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन है उसकी लोकेशन की बात की जा रही है, ना कि उस व्यक्ति की लोकेशन की अभी कहां बैठा है वो। क्या ये बात समझ में आई। अब हम आगे कौन से केस में, कौन से केस में, सी केस। सी केस भी श्याम का ही है, लेकिन वो अलग स्टेट में और अलग स्टेट में होगा, पेन सेम होगा, लेकिन GSTIN अलग होगा। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बताइए, बेंगलोर। अब मैंने आपको जवाब दे दिया प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। अब मैं आपसे क्या नेचर ऑफ सप्लाई पूछ सकता हूं, यस। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है हर एक केस में, जल्दी से बताओ, दिल्ली। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हर एक केस में क्या है, दिल्ली। अब पहले वाले केस में मुझसे पूछोगे तो दिल्ली से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, इंटर, दिल्ली से यूपी, इंटर, दिल्ली से बेंगलोर। दूसरा सवाल, क्या सारे एग्जाम्पल यही बना दो ताकि पहले यही क्लियर हो जाए आगे बढ़ने से पहले, ठीक। श्याम ही है, कौन है, श्याम। श्याम कह रहा है मेरे दिल्ली में भी एक गोडाउन है, उसकी रिपेयर की सर्विसेज चाहिए मुझे, और ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने, बताओ कहां बैठ के, यूपी में बैठ के, जहां वो रजिस्टर्ड। ये दिल्ली वाला रजिस्टर्ड होता तो मैं बताता आपको, देखो सेम पेन और ये सारी चीजें। बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी होगा। मैं पहले केस बता दूं एक बार दोबारा से, अगर आप आंसर बदलना चाहें तो प्लीज बदल लीजिएगा, ठीक है, और नहीं बदलना चाहे तो प्लीज मत बदलिएगा, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति है कहां का, दिल्ली का। पहले क्वेश्चन में दोबारा नहीं बताऊंगा, बड़े स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। एक व्यक्ति कहां का है, दिल्ली का। दिल्ली के व्यक्ति से एक यूपी के व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब मेरी ब्रांच में, मेरे गोडाउन में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। मेरा GSTIN जो कहां का है, यूपी का। मेरा GSTIN कहां का है, यूपी का। मैं कहां रजिस्टर्ड हूं, यूपी में, ठीक है। लेकिन जहां सर्विसेज दोगे वो कहां पर है, दिल्ली में। बस बात खत्म। और वो रजिस्टर्ड नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी और इंटर, इंटर, बात खत्म। केस में कोई दिक्कत है, चाहे मैं 50 बार तरीके से पूछ लूं, क्या ऐसे कुछ बदल जाएगा, नहीं। हाँ, तो मैंने गलत कहाँ बोला, मैंने गलत बोला क्या, अरे भाई। और आप क्या चाहते हो, मेरा जुमला में आप फंसो, मुझे खुशी मिलेगी इस बात से, नहीं मुझे खुशी मिलेगी आप ना फंसो। तो तुम तो ये चाह रहे हो मैं चाहता हूं जुमला दूं और आप गलती करो, मुझे खुशी मिलेगी, वाह मेरे बच्चे के देखो कितना गलत बता रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको सर्विसेज पर्टिकुलर केस 3 से 14 के बीच में ना मिले तो पहला रूल समझ लेना, अगर व्यक्ति क्या होगा, रजिस्टर्ड। अगर व्यक्ति क्या होगा, रजिस्टर्ड,
तो क्या होगा, रजिस्टर्ड प्लेस होगा। तो उसके रजिस्टर्ड प्लेस होगा। ये बस एक ही रूल बताया मैंने अभी कि व्यक्ति रजिस्टर्ड है, बाकी सर्विसेज कहीं भी ले सकता है। ये स्टडी मैट में नहीं बताया आपको, उन्होंने बोला व्यक्ति अगर रजिस्टर्ड है तो जहां पर रजिस्टर्ड है वहां मानेंगे। फिर हमने बहुत सारे केस खींच लिए इसमें से। क्या ये बात समझ में कि अगर वो रजिस्टर्ड है और कहीं और ले रहा है किसी और स्टेट में, और अगर उस स्टेट में रजिस्टर्ड है तो फिर उस स्टेट को माना जाएगा। अगर उस स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और स्टेट में दे रहा है, तो गोडाउन वगैरह है, तो क्या करेंगे, तो जिस स्टेट में बैठ के उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही GSTIN ले लेंगे उसका। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है अंकिता जी, सब क्लियर है सब। और ये भी एक बात बताई मैंने आपको। कौन सी बात बताई? एक 12(2) की एक बात। 3 बातें लिखी थी उसके अंदर, याद है आपको रूल के अंदर। अब मैंने कहा जो व्यक्ति प्रोवाइड कर रहा है वो तो सदा जीवन पर्यंत क्या रहेगा, बताओ, रजिस्टर्ड। अब वो अनरजिस्टर्ड हो गया। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत में कृष्ण जी ने लड़ाई करवाई थी या रुकवाई थी? सोच लेना, करवाई थी। सोच लो। मैं एग्जांपल दूंगा फिर आपका आंसर बदल जाएगा। जो कह रहे करवाई थी वो कहेंगे नहीं करवाई, और जो कह रहे नहीं करवाई वो कहेंगे करवाई थी। करवाई सर। रुकवाई थी। करवाई उन्होंने करवाई नहीं थी, वो करवाना चाहते थे। और दूसरी चीज, उन्होंने रुकवाई ऐसी ऐसी जगह थी जहां दुर्योधन था, उन्हें पता था ये मानेगा ही नहीं। जो युद्ध रुकवाने की बात थी वो किसके सामने कही गई? शांति दूत बन के गए थे वो, किसके सामने? अलग से बैठ के उस व्यक्ति को जिसको दिखाई नहीं देता, अगर कोने में बैठा के समझा देते ना तो समझ जाता हूँ। क्या ये बात समझ में? हाँ वो समझ जाता फिर, ठीक है। अब ये जो 12(2) है, ये जो 12(2) है, इसमें मैं युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन 3 और 14 तक युद्ध चलेगा। क्या ये बात समझ में? और आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि मैंने बोला था कि 3 और 14 के युद्ध में जब ना फंसो तो किसके रूल पे आ जाना? 2 के रूल। बात खत्म। अब देखो कैसे। मैंने कहा रजिस्टर्ड व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, बताओ कौन से स्टेट से सप्लाई कर रहा है? बताओ जल्दी से। दिल्ली। कौन से स्टेट से सप्लाई कर रहा है? दिल्ली। अब किसी ऐसे व्यक्ति को सप्लाई कर रहा है जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? रजिस्टर्ड सप्लायर छोटा होगा। मसूरी भाई लग रहा है सर। कौन है ये? पुष्कर। आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं क्योंकि सोता नहीं है। अब सुनो, पुष्कर बिहार से हो, यूपी से हो? यूपी बिहार क्यों बोलते हैं फिर? एक ही नहीं है क्या वो? नहीं, कुछ हिस्सा यूपी का बिहार की तरफ आता है ना। चलो बिहार के हो आप। मैंने कहा दिल्ली के व्यक्ति से सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, और आप रजिस्टर्ड नहीं है। बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखूं? दिल्ली, बिहार। मैंने कहा मैं सर्विसेज उसको बिहार में जाके दूं, पहला केस, या फिर वो सर्विसेज आके दिल्ली में ले, दूसरा केस। ये सब इंस्टीट्यूट करेगा देखो पेपर में, तो मुझे करने तो पहले, है ना? बताओ। अभी तो खुश क्यों हो रहे हो आप सिर्फ खुशी बताएगी। सुबह सुबह भगवान ने 2 हाथ पैर दिए, आप किसी को बात समझा रहे हो, नहीं समझ में आ रही, तो खुशी की बात है। गर्मी नहीं लग रही, तुम्हारी क्या बात है? बताओ। केस बी में तो दिल्ली आएगा। केस केस बी में क्या होगा? दिल्ली। बहुत बढ़िया। और भाई बना दो ताकि मुझे ऐसा लगने लगे मैंने बहुत गलत बोल दिया। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि केस बी में दिल्ली होगा, ये मतलब था इसका। बताइए। जो लगाना है लगा लो, लगा दो कान पे। एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, दोनों में भी है। एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट।
एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट कीवर्ड बताया बताओ केस ए में क्या होगा? और केस बी में? केस बी में बिहार होगा, दोनों में बिहार होगा। बी वाले में दिल्ली और ए वाले में बिहार। ठीक है, आप बताइए दोनों में। बी में दिल्ली, ए में बिहार, दोनों में बिहार। ए में बिहार, बी में दिल्ली। ए में बिहार, बी में दिल्ली। हम जो आंसर सोच रहे हैं उसका उल्टा होता है, याद है? आपने वो कहावत सुनी, एक बिहारी सब पे भारी? उसमें यही है। इसमें मतलब दोनों में क्या जवाब होगा? बिहार। जो आंसर सोच अब उसका एड्रेस मान लो वो दिल्ली में आया है। रुक जाओ भी भाई, जो पहले पढ़ाया उसे तो लिख दो, पहले पता चले वो भी जाए। उसने कहा अगर आपको पता है कि व्यक्ति कहाँ का है, यानी कि आपको उसका एड्रेस पता है, एड्रेस का मतलब स्टेट पता है, तो जहां का भी व्यक्ति आपके पास, चाहे आप वहां जाके प्रोवाइड कर रहे हो चाहे वो आपके पास यहाँ के प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो उसी का एड्रेस से रिलेटेड होगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अब तो इसमें कोई और केस नहीं बनता। मैंने कहा जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड होगा हमेशा, तो दो केस क्या बने, या तो वो यहाँ जाएगा या ये यहाँ आएगा। तो अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो कौन सा एड्रेस? जहाँ वो रहता है। दो है। क्या चीज़? एड्रेस होता है एक। नहीं, जहाँ का वो व्यक्ति है। कुछ चेंज नहीं है, बड़ा सिंपल रूल है, बड़ा सिंपल रूल है। उस व्यक्ति का सुनो, ये जब दिल्ली में आया तो ये रहने नहीं आया, इसको कोई घर वर नहीं है, बट दिल्ली में आया सर्विसेज लेके चला गया। अगर घर होता तो उसका एड्रेस गिवन होता, तो फिर हम उसका एड्रेस लगाते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो बताएगा व्यक्ति यहाँ बिलोंग करता है, ये उसका एड्रेस है, बाकी वो सर्विसेज लेने आया है। और अगर आपने किसी ब्रांच में भिजवाया हो तो भी हाँ जी, अगर किसी ब्रांच में। रजिस्टर्ड नहीं है ना व्यक्ति, नॉर्मल जैसे हम और आप। ओके ओके। क्या ये बात समझ में आई? अब सुनो जरा ध्यान से। तीसरा केस है, हाँ। एक बार से ऊपर चलना, जहाँ पे वो रूल है। नहीं, इस बार आया कि उसका एड्रेस नहीं पता, लोकेशन ऑफ सप्लाई। हाँ, लोकेशन ऑफ ये था। एफिनिटी है नीचे, हेयर सैलून है ना। वहीं जा सकते हैं, जाते मैं इतनी औकात नहीं। एफिनिटी में आकाश जो है हेयर कट कराने जाता है। नहीं, आकाश का तो पता है। मेरे आकाश के बाद थोड़ा बाद सुजीत ये हेयर कट कराने गया है एफिनिटी में। वो खुश हो रहे हैं। सुनो जरा ध्यान से। उन्होंने ये कहा कि एक बात बताओ, हम एक फॉर्म भरवाते हैं जब भी हमारे यहाँ कोई कस्टमर आता है कि अपना नाम और जहाँ के आप हो वहाँ का एड्रेस बताइए। तो सुजीत ने कहा कि मैं पूरा काम कर दूँ, ये तो मेरी कुंडली में ही नहीं है, मैं सिर्फ अपना क्या बताऊँगा, नाम। दूसरे के लिए मैं भूल गया काम करते करते, कुछ और काम आ गया है ना, कि जब होमवर्क ही पूरा नहीं किया तो फॉर्म कैसे पूरा भर देंगे। तो इसने एड्रेस वाला जो कॉलम है वो छोड़ दिया। तो नेम में तो इसने लिख दिया सुजीत, एड्रेस जो है वो ब्लैंक है। अब एफिनिटी वालों ने सर्विस प्रोवाइड की और एफिनिटी वाले जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को प्रोवाइड की जिसका एड्रेस नहीं पता। अब हमारे पास क्या चारा बचा बताओ? लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका दूसरा मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनो। अगर सुजीत फॉर्म में लिख देता कि मैं उत्तराखंड से हूं, उत्तराखंड सर्विस, अब ऊपर वाले में चले जाते हैं। कौन सा ऊपर वाले केस में, कि अगर आपको रिसिपिएंट का एड्रेस पता है और तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हजामत करवाने आए हो, मतलब हेयर सैलून की सर्विसेज लेने आए हो, तो एड्रेस अगर आपको उसका पता है तो वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो क्या होगा, जरा जल्दी से बताओ? लोकेशन ऑफ होम सप्लाई। ये तीन केस थे जो किस में लिखे हुए हैं? 12
सब सेक्शन 2। देखो हमें टाइम लग गया इसे डिस्कस करने में, लेकिन रूल बड़ा छोटे से समय में खत्म हो जाएगा। देखिए अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, रजिस्टर्ड, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन की रजिस्टर्ड लोकेशन है वो वाली चीज़, वो वाला स्टेट माना जाएगा। दूसरा, अगर अनरजिस्टर्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका एड्रेस जो उसने दिया है वो वाला, और अगर उसका एड्रेस भी नहीं पता तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। बड़े 3 सिंपल से रूल है। अब सारे इफ एंड बट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, वो यहाँ आए या आप वहाँ जाओ या दोनों ही कहीं और चले जाए, सारी केसेस हमने डिस्कस कर लिए। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? मैंने कहा फिर भी मुझे एक डाउट आया और आप मुझे बताएंगे इसमें क्या होगा। जी मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं किसी और स्टेट से। आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं? मान लीजिए बिहार से बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा सर एक काम करो, हम आपको मेहनत करते हुए देखते हैं, हम आपको घुमाने ले जाएंगे शिमला। मैंने कहा भाई तुम्हारे पेपर आ रहे हैं। कह रहे नहीं वहीं ले लेना 1 महीना क्लास फेस टू फेस। क्या ये बात समझ में? आपने कहा कि सर खर्चा वर्चा हम उठाएंगे, टेंशन मत लो आप, है ना? मना कर रहे नालायक, झूठे को तो हाँ कर दो। चलो झूठी तो बोलना है, PhD। मैंने कहा जो सप्लायर है वो तो रजिस्टर्ड है, लेकिन अब आपका केस ले रहा हूं तो आपको क्या लगता है, आप रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं? बताइए। अनरजिस्टर्ड, तो आप एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं। तो क्या आप ITC वगैरह लेते होंगे? नहीं, तो हमें तो बस प्लेस ऑफ सप्लाई जानना है। ऐसे ही हमारा मन कर रहा है, बताओ जरा फटाफट से क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा? सोच लो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो क्या होगा? बिहार। क्या ये बात समझ में आई? मजा देखो कहाँ आएगा। मैंने कहा आप, मुझे पता ही नहीं आप कहाँ के हो। जैसे मान लीजिए अंकिता ने आज तक नहीं बताया कहाँ के हैं, काठमांडू से या कहीं और से। लेकिन इन्होंने कहा सर शिमला वाली क्लास में मैं भी आऊंगी। तो क्या होगा आंसर? लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब देखो जरा ध्यान से, मैं रजिस्टर्ड दिल्ली में हूँ, लोकेशन मेरी शिमला है। तो उसमें एड्रेस तो पता नहीं है ना किसका? हाँ, आप पहले अपना जवाब दो, सपोर्ट बाद में करना है। लोकेशन शिमला। क्या कह रहे हैं? लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई छोड़ दो। क्या कर रहे हो? लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली वाला, बहुत बढ़िया। शिमला, दिल्ली। लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब ये नहीं हम GPS ट्रैक कर देंगे उसकी बॉडी में। लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब ये है कि GSTIN जहाँ का है वहाँ। तो आगे बात समझ। कौन सी क्लास में बताया था? लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर एड्रेस नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब जहाँ पर रजिस्टर्ड है। जैसे एफिनिटी वाले दिल्ली में और दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये 12-2 खत्म हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। 3 ही केस है इसके अंदर। अगर रजिस्टर्ड को दोगे तो उसका लोकेशन जहाँ पर वो रजिस्टर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड को दोगे तो उसका कोई एड्रेस होगा आपके बिल में, और अगर एड्रेस नहीं है तो जहाँ से तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसी को मान लेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक, ये 12-2 खत्म हो गया। अब हम आते हैं कहाँ से? 12-3 दिखाता हूँ, देखो मज़ेदार। 12-3 से मुझे केसेस बताने हैं आपको। जहाँ 12-3 आ जाए वहीं रोक देना मुझे। क्या कह रहे हैं? मैंने 12-1 12-2 दोनों पढ़ा दिया आपको, और मेरा मन करता है हमेशा स्टडी मैट को भी थोड़ा थोड़ा देख लें। शायद आप भी देखते होंगे जब भेजेंगे। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू डिटरमाइन व्हाट? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया।
बिल्कुल सिंपल और सरल बात है, यही बात हमने पढ़ी थी। फिर आते हैं 12(2) में। 12(2) क्या कहता है? देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 13 to 14, मतलब जो वहां फॉल नहीं करती हैं 3 to 14, जो वहां फॉल नहीं करती है वो 12(2) में आएंगी। और क्या रूल बनाया उसके लिए जरा ध्यान से देखिए। अगर आप किसको भेज रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और लोकेशन का मतलब जहां पर रजिस्टर्ड है, ये नहीं कि जहां पर है। लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, जहां पर वो रजिस्टर्ड है वहां के लिए। मेड टू एनी पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको अगर उसके रिसिपिएंट का एड्रेस पता है तो एड्रेस जो रिकॉर्ड में आपके लिखा हुआ है, और अगर उसका एड्रेस नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस इन अदर केसेस। क्या ये बात समझो? लोकेशन वर्ड जहां जहां लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जहां पर वो रजिस्टर्ड है। आई होप ये समझ में आया लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस में। क्या बात कह रहे हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किसके बारे में? एक ही केस है इसमें। कौन सा केस? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। देखो जरा ध्यान से। क्या पहले रूल दिखा दूं? है ना, वहां से आप जवाब दे देते हो। ये लो, सॉरी सर। रूल पढ़ो पहले। लोकेशन जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया होगी तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सब पढ़ लेना है ना, अभी केस बनाऊंगा मैं। ये बोट और वेसल छोड़ देना, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल में प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ ठीक है। क्या मैं बताना शुरू करूँ? बताना शुरू करूँ या पूछना शुरू करूँ? पहले पूछ, पहले निकिता बताएगी। देखो, हाँ जी, एसी बंद कर दें। हाँ बस यही काम है, रुको। देखो इधर इधर हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। ओरिजिनली सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट क्या कहता है? पहले आप ये बताएंगे, किस केस में? पूरा बताओ। एक मिनट, बताओ। ये वाला प्रोविजन भूल जा। एक मिनट, याद करो। इसे बोल जाओ। इतना मुश्किल पॉइंट पूछा क्या मैंने? सिंपल सिंपल सरल सा रूल देखो, अभी बताएगा। बताओ और आराम से बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्लास के बाद मिलना। बताओ। यही तो बोला था मैं, डेट ऑफ पेमेंट। मैं लास्ट में कंफ्यूज था, 31 था, 30 था, 61 था, इसलिए बोल ही नहीं रहा। तो आपने बोला था डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, वो तो था ही नहीं यहाँ पे। रिसिप्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है 31 और 61 में। ओहो, तो बताओ फिर 61 कहाँ पे था? हाँ चलो, अब हम इसका 12(3) पढ़ रहे हैं। ये 12(3) दोनों सेक्शंस हैं, तो ये अलग अलग बातें कैसे बता रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? वो SGST में था। समझ रहे हो आप? कोई दिन जा रहा है, या तो कोई बच्चा मेरे हाथ से जाएगा नीचे, या मैं खुद चला जाऊंगा नीचे। बच्चों को फेंकोगे ना, पूरा बच्चा ना करो। एक बार हाँ, SGST किसी को भी नहीं पढ़ाया तो हमें क्या पढ़ाया? तुम्हें क्या पढ़ाया मैंने SGST?
12(3) क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बातें करते हैं। किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में? देखिए मैंने कहा दो रजिस्टर्ड पर्सन आपस में डील कर रहे हैं। रजिस्टर्ड पर्सन एक दिल्ली में है और एक रजिस्टर्ड पर्सन ये भी रजिस्टर्ड है यूपी में। ठीक है, मैंने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो यूपी में ही है, इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसने कहा यूपी में मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज देनी है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या कोई भी सर्विसेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है। पहला सवाल, क्या इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं? प्लेस ऑफ सप्लाई तो बाद में बताएंगे। हाँ लगेगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन उससे रिलेटेड सर्विसेज पे लगता है। ये हमने पढ़ा था कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 2 क्या था, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं या सप्लाई ऑफ सर्विस। वहाँ पर बहुत सारी बात टेम्परेरी यूज और राइट टू यूज वाले केस थे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इसका मतलब जीएसटी तो लगेगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? यस, और वो CGST एक्ट ने बताया था हमें। ठीक है, अब हाँ सुनो 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 जरा ध्यान से। अब मैंने कहा आपसे मैं पूछ क्या रहा हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये साफ ये है। एक मिनट ही गलत हो गया मेरे साथ। सॉरी तो यही साफ पहले कि कौन किसका फोन आया। इसका गला ऐसे दबा देना कि मुझे आपका ना दबाना पड़े। अच्छा हो गया सही। बताओ मैंने अभी तक क्या बताया? एक रजिस्टर्ड है, हम्म, मतलब एक बंदा है जो रजिस्टर्ड है, हम्म। कौन सा स्टेट है वो याद नहीं, और एक दूसरा बंदा है उसकी रेंट पे सर्विस देनी। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहे हो आप, लोकेशन ऑफ दी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ये बिल्कुल बिजनेस सही कहा कि ये वाला जो एग्जांपल है इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यूपी होगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर है? ठीक है, दूसरा केस आप बताओ, आप ही बताओ। ठीक है, यस सर। अब आप साइड द इंडिया करते तो पढ़ा नहीं आउटसाइड द यूपी है, क्या आउटसाइड द यूपी है? आउटसाइड यूपी है और मुंबई में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, सर्विस किसके लिए रिसीव हो रही है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सर्विसेज रिसीव हो रही है, डीलिंग उस व्यक्ति से है जो यूपी में बैठा है और वहीं पर रजिस्टर्ड है। कौन सी वाली के लिए हो रही है? जो मुंबई में है तो मुंबई हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सोच लेना, हाँ मैंने कहा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है। नहीं, वो कुछ रोल ही नहीं है तो क्यों नोटिस करना, फोकस करना। यूपी मेरी पहले बात सुनना, आप बात क्या कह रहा हूँ मैं, सुनो। मुंबई में कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं उसका, सुनना जरा ध्यान से। रजिस्ट्रेशन कहाँ है? अगर मुंबई में रजिस्ट्रेशन होता तो मैं आपको बताता कि मुंबई में भी मैंने क्या बताया, सिर्फ मुंबई में इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब बताओ, सोच लो, सोचो सोचो, चेंज करना है क्या आपको? नहीं सोच लो, नहीं, लॉक कर दीजिए। यूपी कौन बोल रहा है और मुंबई कौन बोल रहा है? यूपी यूपी वाले 3 हैं, पीछे के साथ 4 हैं, 5 हैं। यूपी तो बोलो ना, यूपी मुंबई। अब देखो जरा ध्यान से, क्लास की शुरुआत में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि आपको 12(2) अप्लाई नहीं करना है जब तक कोई केस चल रहा हो। और जो भी व्यक्ति कह रहे हैं कि इसमें यूपी आंसर होगा, उन्होंने 12(2) अप्लाई किया है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा और जहां से, मतलब जहां पर उसकी लोकेशन होगी, जहां से रजिस्ट्रेशन लिया होगा। लेकिन ऐसा केस तब होगा जब आपको 12(3) और 14 तक कोई बात ना पता चले। तो 12(3) की स्पेसिफिक सिचुएशन है और स्पेसिफिक सिचुएशन का स्पेसिफिक आंसर था कि अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो वहां माना जाएगा जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। यस सर। क्या ये बात समझ में आई? तो जिन्होंने यूपी कहा उन्होंने 12(2) का आंसर दिया है, जबकि आंसर मैंने किसका पूछा है? 12(3). क्या ये बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पे जवाब लिख रहा हूँ कि बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ क्या? मुंबई। समझ में आती है बात? फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया,
कि उन्होंने कहा अच्छा अगर बताओ यही रजिस्टर्ड व्यक्ति है और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड चाहता है, जो अपने सर्विसेज चाहता है अपनी किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, लंदन वगैरह में सिचुएटेड है, बताएं। तो हो जाएगा यूपी। लंदन में है इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहाँ से रिलेटेड सर्विसेज देनी, तो क्या माना जाएगा बताइए? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी होगा और यूपी का नाम है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, इस नाम से प्रोविजन है। इससे आपको एक चीज़ समझ में आती होगी, तो फाइनल के अंदर रटने वाली चीज़ें कम और दिमाग लगाने वाली चीज़ें ज़्यादा है। वो पहले 12-2 में आपको पढ़ाया उन्होंने सब कुछ, और उन्होंने कहा 12-2 में जो भी पढ़ाया वो याद मत रखना जब तक 12-3 से लेकर 14 खत्म ना हो जाए, कहीं पर भी याद मत रखना उसको। क्या जो मैंने बात बताई वो समझ में आई आप? पक्का? ठीक। ये कौन सा केस था? 12-3 वाला। मैंने कहा 12-3 में ना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सुनो। मैंने कहा मैं सर्विसेज चाहता हूँ अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी यूपी के अंदर है, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी मुंबई के अंदर है, और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी दिल्ली के अंदर भी है। 3 केस अलग अलग। बताइए। सर्विसेज प्रोवाइड की 30 लाख रुपए की, ठीक है। अलग अलग इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी अलग अलग स्टेट में थी, रजिस्टर्ड मैं एक ही स्टेट में हूँ, यूपी में, और जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं वो तीनों अलग अलग, एक यूपी के अंदर है जिसमें मैं रजिस्टर्ड हूँ, एक मुंबई के अंदर है और एक दिल्ली के अंदर है। ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तीनों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई पहली चीज तो अलग होगा। ये जो चीज क्लियर है, अब कौन सा होगा उस पर आ जाते हैं। जिधर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस प्लेस ऑफ सप्लाई पे अमाउंट ऑफ सप्लाई क्या होगी, ये क्या मतलब कितने के लिए प्रोपोर्शनेट करेंगे, तो प्रोपोर्शनेट के लिए कोई बेस लेना पड़ेगा हमें। बताइए क्या बेस लो, बताइए। इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ है, जो बिहार में हो 1 लाख की। हाँ है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है मुंबई में, मान लीजिए अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी 5-5 करोड़ की, अभी पता नहीं कोई 500 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी किसने बेची है, किसी हॉलीवुड वाले को, किसी इंडिया के, किसने, ईशा अंबानी ने किसको बेची है, हॉलीवुड का है। कोई जानकारी की जरूरत नहीं थी आपको, है ना, ठीक। ईशा अंबानी ने 500 करोड़ का, और रणबीर कपूर ने भी कुछ किया है शायद अपनी बेटी के लिए। हाँ 2.5 करोड़ का कुछ शायद प्रॉपर्टी, 2.5 या 200 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी जो है उनके नाम की, है ना। वो सब पढ़ाऊंगा आपको हाउस प्रॉपर्टी में, क्लबिंग में, कैसे वो इंटेंशनली करते हैं और फिर भी उनके हाथ में टैक्स लगेगा। चलो इधर आते हैं, बताइए फटाफट। प्रोपोर्शनेट करेंगे, तो प्रोपोर्शनेट करने का क्या तरीका है? उन्होंने कहा पहली बात, हम क्यों प्रोपोर्शनेट करें, पहला जो रूल है वो क्या है, हम क्यों प्रोपोर्शनेट करें। उनका बिल देख लो, कौन से वाले के लिए कितना चार्ज किया है, सिंपल। भाई प्रोपोर्शनेट करने का मतलब ये है जब प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत पड़े। क्या ये बात समझ में है? तो उन्होंने कहा बिल देखो, बिल कितने के चार्ज किया है। अगर बिल सेपरेटली चार्ज किया तो जो बिल है वो, अगर बिल में एक ही अमाउंट है, मतलब एक ही बिल बनाया गया है, तो देखो क्या उसके लिए अलग अलग अमाउंट स्पेसिफाइड है। क्या ये बात समझ में? केस कब बनेगा बताओ? जब सिर्फ 30 लाख रुपए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब बताओ बताओ। तो पहला रूल उन्होंने बनाया, आप देखना एरिया देख लो, आप क्या देख लो, एरिया, जितने स्क्वायर फीट का एरिया होगा उतना ही टाइम लगेगा, बात खत्म। क्या ये बात समझ में? जो बिल्डिंग जितने स्क्वायर फीट की है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, और शायद आपके एग्जाम में प्रोपोर्शनेट नहीं करवाएगा, आपसे इतना मैं श्योर हूँ, लेकिन पता होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि एरिया ऑफ बिल्डिंग के हिसाब से आगे जाके ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स आएंगे, उनमें और बेसिस बताऊंगा आपको, पिन्नी वो छोड़ दो, कुछ नहीं कहेगी वो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है जी। कौन सा रूल था? अब 12(3) के केस बताइए और रूल बताइए। ये मैं वापस आ गया 12(3) में, बस इसी के बारे में लिखा है, बाकी सब स्पेसिफिक केस है। मैं कहीं रूल दिखाऊंगा ही नहीं आपको, देखो 12(3) तक ही लिखा हुआ है, देखो उसके आगे है ही नहीं, एग्जाम्पल्स चालू हैं। तो ये आखिरी पॉइंट था जिसमें रूल दिखा रहा हूँ, आगे रूल नहीं दिखाऊंगा किसी भी पॉइंट में। पढ़ो क्या लिखा गया है सबसे पहले। लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड और नॉट। क्या ये बात समझ में आती है? कोई लेना, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी बस वहां। क्या ये बात समझ में आती है? दूसरा केस, अगर आउटसाइड इंडिया है तो जहां का रिसिपिएंट है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान के टैक्स लगाएंगे। अगर मैंने कहा दोनों दिल्ली के हैं
और प्लेस ऑफ सप्लाई लंदन में है तो क्या होगा, इंट्रा लगेगा। क्या लगेगा, इंट्रा। दोनों दिल्ली के मतलब सप्लायर भी और रिसिपेंट। एक सप्लायर दिल्ली का, एक रिसिपेंट जो है मुंबई का, तो क्या लगेगा, इंटर लगेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो फिर भी लंदन में ही है, तब भी क्या लगेगा, इंटर। क्या ये बात समझ में आती है, पक्का, ठीक। और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर एक से ज़्यादा है तो आपको क्या करनी है, प्रोपोर्शनेट वैल्यू करनी है। प्रोपोर्शनेट तब करेंगे जब आपके पास वैल्यू हो ना, अगर आपके पास वैल्यू नहीं है तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर फीट में कर लेंगे, एरिया इन स्क्वायर फीट। कॉस्ट में बढ़ाया हमने, बांटा है अमाउंट्स को, रेंट के खर्चे को एरिया इन स्क्वायर फीट में, ठीक। चलो 12-3 तक मैंने आपको सारी बातें समझा दी, एक बार इसको समराइज करते हैं, फिर उसके बाद 4 से लेके कहाँ चलेंगे, 14 तक। तो बताओ जरा फटाफट से, 12-1 क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कहां पर होगी, इन इंडिया। तो आप ये रूल पढ़ेंगे। फिर 12-2 में क्या बताया, बताओ। अगर आप 12-3 और से लेके 12-14 तक फॉल नहीं करते हैं और सर्विसेज का केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम बताएंगे, जिसके कितने केस हैं, 3। पहला केस अगर रजिस्टर्ड है, कौन, सप्लायर हर बार रजिस्टर्ड होगा। कौन रजिस्टर्ड है या नहीं, रिसिपेंट। तो अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो जहां रजिस्टर्ड है। अगर सर्विसेज किसी और स्टेट में ले रहा है तो भी जहां रजिस्टर्ड है। अगर सर्विसेज किसी और स्टेट में ले रहा है और उस स्टेट में भी रजिस्टर्ड है तो जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है वो। क्या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया, अनरजिस्टर्ड। अगर कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है तो आपको उसका क्या पता होगा, एड्रेस। और अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता है तो आप गधे हैं, तो क्या लगाएंगे। क्या ये बात समझ में है। तो क्या ऐसी कई सारी जगह होती है जहां हम सर्विसेज लेते हैं और पता नहीं होता हमें कि व्यक्ति कहाँ से आया है। जैसे मान लीजिए अभी वाटर पार्क का बहुत वो चल रहा है, अब वाटर पार्क में हर जगह से लोग आते हैं, क्या वो ये बताते हैं हम कहाँ से आए हैं। आपको पैसे देना है, वो बैंड बांधेंगे, आप अंदर जाके पानी में डूबो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वो पूछते ही नहीं। वो गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, उनका केस अलग है। लेकिन पहले बात समझ में आए कि कई जगह ऐसा होता है। और क्या वो लोग जहाँ जा रहे हैं आईटीसी लेंगे, क्या वो रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, क्या वो नहीं। कौन आते हैं वहां पर, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति। क्या ये बात समझ में, क्या वहां रजिस्टर्ड व्यक्ति भी आते हैं। हाँ, किसी कंपनी ने एक पूरा प्लान लिया अपने एम्प्लॉयज के लिए। मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैंने कहा भैया बहुत गर्मी हो रही है, क्या नाम है, आपको वाटर पार्क में ले जाता हूँ, क्योंकि जो पढ़ नहीं रहे वो उन्हें वहीं डुबा दूंगा। शुरू से लेके एंड तक मजा आया। लास्ट में पेपर है ना 3 तारीख से। पेपर याद दिला के तुमने मेरे को। यहाँ तक बातें समझ में आई, पहले यहाँ तक समझ में आया, पक्का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट कौन सा, 12-3। 12-3 किसके लेके बात करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कितनी बातें हैं, 3 बातें। पहली बात क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, भैया जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वहाँ। क्या ये बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आउटसाइड इंडिया है तो जहाँ कौन होगा, रिसिपिएंट। क्या ये बात समझ में। तीसरा केस क्या था, अगर बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे। क्या ये बात समझ में। और वो प्रोपोर्शनेट करने की नौबत तब आएगी जब एक से ज़्यादा स्टेट में है और प्लस सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब आते हैं हम 12 कौन से वाले में, 4 में। इधर आ जाते हैं। पहले कौन सा रूल है, 12-2 वाले। जनरल रूल क्या है कि जनरल रूल ये है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है इज द लोकेशन ऑफ पर्सन रिसीविंग द सर्विस। बिल्कुल सही है, लोकेशन का मतलब जहाँ वो रजिस्टर्ड है। उसके बाद उन्होंने कुछ 2 पॉइंट्स बनाए, अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अगर एड्रेस है तो एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने यही बोल दी है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं कुछ, ठीक है। मिस्टर कौन है, आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या डेवलप किया था बताओ, बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से एक चीज़ क्या थी, जीरो की खोज की थी। क्या बन गए आगे जाके, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहाँ पे बने, दिल्ली में। सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज के अपने क्लाइंट का नाम क्या है, चंपक प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ का है वो, नोएडा। नोएडा कहाँ पे आता है, यूपी में। रजिस्टर्ड कहाँ पर है, यूपी में। व्यक्ति कहाँ का है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दिल्ली का। किसको कर रहा है, यूपी। इन दिस केस, इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया कि सर्विसेज प्रोवाइड कौन से स्टेट के लिए कर रहा है। बिल्कुल क्लियर कट है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है, यूपी में। कहाँ सर्विसेज ले रहा है, यूपी में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यूपी। और किस नाम से होगा, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रिसिपेंट, यानी कि कहाँ, नोएडा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिस्टर कौन है, हीरालाल। क्या है ये, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहाँ पर, गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ आता है, हरियाणा में। रजिस्टर्ड भी कहाँ पर है, हरियाणा में। क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस। किसको, अपने क्लाइंट को। क्लाइंट का नाम क्या है, पन्नालाल। नाम याद रखना, एग्जाम में यही आएगा।
हु इज अ रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली बट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। लेकिन क्या उसने बता दिया है कि वो कहाँ का रेजिडेंट है? यस, इसका मतलब अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है और लोकेशन और एड्रेस हमें पता है। क्या ये बात समझ में? तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा? न्यू दिल्ली। इफ द एड्रेस ऑफ द पन्नालाल इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ मिस्टर हीरालाल, लोकेशन ऑफ मिस्टर पन्नालाल यानी कि क्या? न्यू दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एल्स द लोकेशन ऑफ मिस्टर हीरालाल विच इज गुड़गांव विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि कोई अगर व्यक्ति आया और उसने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ पर रहता हूँ या कहाँ का हूँ, क्या ये बात समझ में आती है? उन्होंने कहा ये इसमें दो एग्जाम्पल्स मर्ज कर दिए उन्होंने। हमें पेपर में अगर ऐसे आ जाएगा तो आंसर दोनों लिखने पड़ेंगे। जी, क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक। उसने ये कहा है कि हीरालाल को पता है, ये तो हम आपको बता रहे हैं इन क्वेश्चन में कि वो दिल्ली का है। हीरालाल को पता है या नहीं पता है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन के अंदर अजम्पशन डाल के अगर हीरालाल के रिकॉर्ड्स में एड्रेस अवेलेबल है तो क्या होगा? इंटर हो जाएगा, और अगर हीरालाल के उसमें रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? वही सप्लायर का स्टेट, ये सप्लायर की लोकेशन। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। हमने नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब थोड़ा सा इन डिटेलिंग इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा हुआ है, हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं इसकी रीडिंग करा रहा हूँ। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, 14 के 14 पॉइंट्स आज ही कवर करने की। क्या ये बात समझ में आती है? देखिए, अगर आप सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या मैं एसी चला लूँ थोड़ी देर? किस चीज़ से रिलेटेड? आर्किटेक्ट। नेक्स्ट कौन सा? इंटीरियर डेकोरेटर। नेक्स्ट कौन सा? सर्वेयर, इंजीनियर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स, या फिर स्टेटेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप क्या कर रहे हैं? ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग आउट और कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे कि क्या है यहाँ पर? होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कंपोजिट, हाउस बोट, वेसल। यहीं पे इसके एग्जांपल समझा दूं आपको, देखो जरा ध्यान से। आपको पता है जब आर्टिकल शिप करने जाओगे आप, तो आपको प्लेन टिकट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, कंपनी ही बुकिंग करेगी आपकी, और जब आप ऑडिट करोगे तो वहाँ पर आपका घर तो है नहीं, तो वहाँ पर आपको होटल में स्टे कराया जाएगा। अब सवाल समझना जरा क्या है मेरा। मान लीजिए आप दिल्ली से गए बेंगलोर के अंदर, आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं या नहीं? मान लीजिए मैंने कहा कंपनी पैसे नहीं दे रही, आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं या नहीं, ये बताओ। नहीं। कंपनी ने कहा या तो फ्लाइट का खर्चा ले लो, या तो फ्लाइट का खर्चा ले लो, या फिर आपको वहाँ रहने का खर्चा 3 दिन का। बताओ क्या लोगे? जी नहीं, हर जगह पर आश्रम अवेलेबल होते हैं। हाँ जी, आश्रम में नहीं रहेंगे, गुरुद्वारे अवेलेबल होते हैं। सड़क तो खैर होती है, पर सलमान खान भी तो है ना, सड़क नहीं। सुनो, सलमान खान, क्या पता भाई किस समय किसकी शूटिंग चल रही है। अब सुनो जरा ध्यान से, सो जाना तुम रोड पे, पहले आप समझ लो। तुम एक होटल में रहने गए, फीस वगैरह दी उनकी, होटल ने आपसे आपकी लोकेशन पूछी। होटल की लोकेशन आपको पता है? क्या ये होटल रजिस्टर्ड होगा? यस। अगर आपने अपनी लोकेशन और एड्रेस बता दिया तो ये कौन सा केस हुआ? तो ये कौन सा केस हुआ? हम भी 12(3) में है, 12(2) में है? 2 में इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी 3 में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो उसका है ना। हाँ हम तो स्टे कर रहे हैं ना। हाँ, हम स्टे कर रहे हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर्विसेज ले रहे हो ना आप? हम ले रहे हैं ना। हाँ, तो वो प्रोवाइड ही तो करेंगे। आप सर्विसेज ले रहे हैं, आप रिसिपेंट हैं। रिसिपेंट के बारे में तो बोला जाता है रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो सर्विस प्रोवाइडर तो रजिस्टर्ड है ही। कहाँ पर रजिस्टर्ड है? बेंगलोर में। सर्विस रिसिपेंट के बारे में पता नहीं चल रहा वो कहाँ का है, बताओ क्या होगा? तो सवाल मैंने पूछा 12(2) के कंटेक्स्ट में, लेकिन जवाब आपको देना 12(3) के कंटेक्स्ट में, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ की ये बात करें। क्योंकि 12(3) में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज का कि रजिस्टर्ड रिसिपेंट एड्रेस वगैरह पता है या नहीं। 12(3) में तो 3 चीजें हैं बस। पहली चीज जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहां, दूसरी अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अदरवाइज अगर एक से ज्यादा है तो क्या कर दो? प्रोपोर्शनेट। तो रजिस्टर्ड है या नहीं, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई भी आ जाए यहाँ पर। मैंने कहा तुम दिल्ली में रजिस्टर्ड हो, तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारे नाम पे कराया है ये, तुम दिल्ली में रजिस्टर्ड हो, कंपनी पे कर रही है तुम्हारा, बताइए कंपनी ने अपना GST-IN भी दिया है, बताओ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, तब भी क्या होगा? बेंगलोर, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर है? बेंगलोर।
तो जब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई भी नहीं हिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका? जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, एक्सेप्ट फॉर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या जो मैं बातें बोल रहा हूं वो समझ आ रही है आपको? एग्जाम्पल मैंने बनाया है 12(3) का, लेकिन सवाल मैंने आपसे पूछा था 12(2) का, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। ऐसा था कि जैसे होटल की सर्विस मिल रही है अनरजिस्टर्ड सप्लाई रिसिपिएंट को, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना होटल। आ गई बात समझ में? ठीक। अब उनका होटल भी हो सकता है, ठीक है, गेस्ट हाउस भी हो सकता है, होम स्टे, क्लब, कॉम्पोजिट, हाउस बोट, वेसल, कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। अब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हाट? अकोमोडेशन इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्या? एनी मैरिज, रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयरटू, या फिर ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और बिजनेस फंक्शंस इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी। हमने कहा बहुत सारे फंक्शन हमने दिल्ली में ही कर लिए हैं, क्यों ना एक फंक्शन जो हम कर रहे हैं अवार्ड वगैरह का वो दिल्ली से बाहर करें। क्या ये बात समझ में आई? और हमने किसी को बुक किया, बताओ कौन से स्टेट में सही रहेगा? दिल्ली को छोड़ के गोवा। गोवा अच्छा स्टेट है, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा बेंगलोर तो बहुत घटिया स्टेट है। आधी ज़िंदगी जो है ना जाम में, ट्रैफिक में निकल जाती है। भाई साहब पूरा सिस्टम रात रात में गायब हो जाएगा पर्सन के साथ, कोई पूछने नहीं आएगा। बिहार इतना हिसाब किताब खराब है वहाँ। बिहार में अगर कोई शाम को वापस आ रहा हो ना 6 बजे के बाद, उसे लग रहा है अंधेरा हो गया, तो वहीं रुक के होटल में रुकेगा, वो अंधेरे में ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि रात को गाड़ी भी जाएगी, व्यक्ति भी। समझ रहे हो? पहले यूपी में भी हुआ करता था, वो तो जब से योगी जी आए हैं तब से बहुत सारी चीज़ें सुधर गई। अदरवाइज अंधेरा होते ही कितना भी जरूरी काम हो इंसान वहीं रुकता था, कह रहे नहीं रहने दो, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि सुबह जाना भी तो है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। तो अब मैंने कहा अब हमें एक इवेंट कराना है। इवेंट कराने के लिए पहले मुझे एक वो लेना पड़ेगी जगह, जहाँ पर जगह हम स्टे भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, और जहाँ पर इवेंट होगा पूरे एक दिन के लिए। पंजाब में हम एक दिन में जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। पंजाब क्या हम एक दिन में जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं? यस। तो मैंने कहा पंजाब हमने स्टेट किया। मैंने कहा पार्टी करनी है, पंजाबियों से अच्छी पार्टी कौन करता है बताओ? अपने बच्चों को बिठा के साथ में दारू पिलाते हैं। और बताओ सच में कोई पंजाबी तो नहीं क्लास में? सच में मेल फीमेल दोनों, बहुत ओपन फैमिली होती है, इतनी ओपन कि साथ में ओपन करते हैं। सच में पता होता है उनको, पेरेंट्स को पता होता है कि बेटा दारू पीते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रांड अलग हो कोई भी हो, सिखाते हैं उनके बारे में, ये ब्रांड ऐसा है, ये ब्रांड देखो कितने ओपन है, देखो। हाँ, लस्सी नहीं। चलो चलो इधर इधर। अब मैंने कहा हमने एक जगह डिसाइड की पंजाब। अब हम सब लोग दिल्ली से उठ के जाएंगे, पंजाब में जाएंगे। सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं, पहले तो ये बताओ। यस, ये जो मंडप वगैरह है जहां पर ये लगे होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये बात समझ में? अब मुझे बताओ ये केस 12(2) का है या 12(3) का है? और 12(3) में तो आंसर में कभी डाउट आएगा नहीं। क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, बात खत्म। लोकेशन अवेलेबल, तो यानी कि क्या? पंजाब। पंजाबी बाग नहीं, पंजाब। अब आगे वाली बात पढ़िए। लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल और वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, यानी कि जहां पर है या जहां पर लोकेट करने वाले हैं। इसका मतलब उनका मंडप लगा नहीं है, अभी मंडप लगाएंगे। या स्टेज जो आप कह रहे हो वो अभी लगी नहीं है, लेकिन लगाएंगे। तो अगर लगी हुई है तो दैट इज लोकेटेड जहां पर है, या फिर अगर लगाएंगे तो दैट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। जैसे अगर मान लीजिए आईटीओ पे हमने कोई सेमिनार के लिए हॉल बुक कर लिया, तो वहां पर सारी चीजें एज इट इज रहती हैं, चेयर्स वगैरह सब कुछ। लेकिन अगर हम कहीं मैनुअली बना रहे हैं तो वो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड होता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, और इंस्टीट्यूट जब मेहनत करता है तो मेरा मन नहीं करता उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊँ। देखो कितने सुंदर तरीके से सारी बातें लिखी हुई हैं। इफ़ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको काली काली दिखती होंगी, मैंने बुक देखा था, है ना, लेकिन क्या यहाँ सुंदर दिखाई दे रही है आपको? इफ़ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड वेयर? आउटसाइड इंडिया, द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक, यही पढ़ा हुआ है हमने, बस वहाँ शॉर्ट में पढ़ लिया, यहाँ पर मैं पढ़वा रहा हूँ। देखो इंस्टीट्यूट मेहनत करता है तो हमें पढ़ना चाहिए। अब आ जाते हैं इसी बात पे एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ डिटेल में करा के आगे चलूँ या आगे वाले बता दूँ? पहले जल्दी से बताओ, डिटेल में आराम से। ठीक है, सुनामी आई है, सुनामी बिल्डर्स कहाँ के हैं? मुंबई। इज अ कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर स्काईलैब प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर है वो? न्यू दिल्ली।
द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। क्या वो क्वेश्चन पढ़ के पता चला कि प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली है? नहीं, बस इतना पता चला कि मुंबई वाला व्यक्ति दिल्ली वाले व्यक्ति के लिए फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्री कहाँ कंस्ट्रक्ट करेगा, दिल्ली में। समझ में आती है बात? यस सर। फिर आते हैं नेक्स्ट, शाह एंड शाह। सुना है आपने शाह का नाम? बताओ कितने शाह को आप जानते हो? अमित शाह। 2 शाह। पहला शाह अमित शाह, दूसरा उनसे निकला हुआ शाह मतलब जय शाह। जय शाह क्या करता है बताओ? इंडिया में जिस जगह से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है, कहाँ? क्रिकेट, उसी का ट्रेजरर बना दिया। क्या बना दिया? ट्रेजरर। और पहले ट्रेजरर बना, अब ट्रेजरर से प्रेसिडेंट बना दिया, बात ही खत्म। समझ में आ रही बात? पैसा ही पैसा चारों तरफ से, ठीक है। शाह एंड शाह कौन है? आर्किटेक्चरल फर्म है, उन्होंने अलग अलग बिजनेस भी खोला है, दोनों बाप बेटे ने मिलके। कहाँ पर है फर्म? कहाँ पर है? कोलकाता में। हैज़ बीन हायर्ड बाय मौर्या बिल्डर्स ऑफ मुंबई टू ड्रॉ अप अ प्लान फॉर अ हाई राइज बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात। अब 3 स्टेट शामिल हैं इसमें। व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है कहाँ पर? कहाँ पर? कोलकाता में। कौन से बिल्डर्स ने बुलाया है? अहमदाबाद वालों ने। लेकिन लोकेशन कहाँ पर है? बनाना है बुलाया मुंबई वालों ने है और बनाना कहाँ पर है? सही तो बोला था मैंने? हैं? मैंने क्या बोला? ठीक है। ठीक है। जो व्यक्ति काम करने आएंगे वो कोलकाता के हैं, बुलाया है मुंबई वालों ने और बुलाया है कहाँ पर? अहमदाबाद में। यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हाई राइज बिल्डिंग का जो प्लान बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड और इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड आई अहमदाबाद। दोनों सप्लाई रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी जो लोकेशन है वो तीसरा प्लेस आ गया। इसका मतलब 12(2) को अप्लाई करोगे तो हमेशा गलती कर दोगे कि दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो रजिस्टर्ड था। तो अगर 12(2) को हम अप्लाई करें तो इसका मतलब समझ में आया उन्होंने क्या कहा? जब तक 12(3) और उसके बाद वाले सारे प्रोविजन हम समझा रहे हैं तो उसमें ये रूल लगेगा, अदरवाइज 12(2) लगेगा। समझ में आई आपको बात? ठीक। नेक्स्ट कौन सा है? कौटिल्य। कौटिल्य कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ट्रैवल कर रहा है टू मुंबई। टू मुंबई का मतलब मुंबई जा रहा है फॉर बिजनेस एंड स्टे इन अ होटल देयर। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक। द प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी बताइए? दिल्ली में या मुंबई में? मुंबई में। क्या ये बात समझ में? अब सवाल मेरा ये है, इस वाले केस में इंट्रा होगा या इंटर होगा? इंट्रा। इंटर, ट्रा, इंट्रा, इंटर। इंटर ऐसे ही बोल रहे हो या लॉजिक पता है? कोई बता तो मेरे रिएक्शन पे ही जाते हैं, कहते देखो अगर उसने इंट्रा बोला तो सर कैसे देख रहे हैं, उस पर तुक्का मारा था। तुम्हें लॉजिक पता था या तुमने बस तुक्का मारा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन में 2 स्टेट होंगे तो हमेशा इंटर होगा? कैसी बात कर रहा है, कह रहे स्टेट अलग अलग है। पूरी पढ़ाई लिखाई सब सत्यानाश है। थोड़ा सा सोच लो। हाँ वक्त लो। प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई देखते हैं। मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो इंटर और इंट्रा पूछा। तुम क्लियर मत करो एक तो पूछने से पहले। इंटर, इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा। अब देखो जरा ध्यान से, बच्चों ने कहा हमने 12(2) और 12(3) तो ध्यान से पढ़ लिए हैं, लेकिन जब होटल में कोई रहने आएगा तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है और रिसिपिएंट कौन है ये तो बताया ही नहीं आपने। सर्विस प्रोवाइडर तो होटल वाला है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? होटल वाला। कहाँ का है? मुंबई का। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आ रही है? मुंबई में। बात खत्म हो गई। 2 स्टेट आ गए बीच में। ऐसा हुआ होगा कोई ना कोई नालायकों का पूरा गांव एक बार में बाढ़ में डूब गया होगा, तब ये सब पैदा हुए हैं। एक एक नहीं, ऐसा नहीं कि 100 नालायक मरे होंगे, तब पूरा गांव पूरा का पूरा जो वो होता है एरिया, कस्बा, सब डूब गए होंगे एक ही साथ नालायकों वाला का। गांव का नाम ही नालायक था, वो खत्म हो गया होगा, तब सारे बच्चे पैदा हुए हमारे नालायक। नाम पढ़ो। गोलूराम। कौन है ये? गोलूराम। अ कंसल्टिंग इंजीनियर बेस्ड इन मुंबई। कहां पर है? महाराष्ट्र। रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आदर क्यों किया जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का? बताओ। इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ किसका? गोलूराम। देखो गोलूराम और भोलूराम।
कहाँ पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहली चीज तो इंडिया में नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? तो ये कौन सा केस हुआ कि मेरा सप्लायर कहीं और का, रिसिपेंट पता नहीं कहाँ का, छोड़ दीजिए उसको, बस लोकेशन कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया। किसकी लोकेशन आउटसाइड इंडिया है? पर्सन की या इमूवेबल प्रॉपर्टी की? अगर पर्सन की होती तो क्या आंसर होता, आप बताएंगे? मैं नहीं बोलना कभी। इनको स्टोरी नहीं पता। बताऊंगा बाद में। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, पर्सन बाहर होता तो प्रॉपर्टी इंडिया में ही है। बहुत बढ़िया, 12(2) के हिसाब से। ये सेक्शन अप्लाई नहीं। जी हाँ, और आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता नालायको। अभी बताया था 12(1) की एप्लीकेबिलिटी कह रहे, आगे वाले रूल्स तभी पढ़ना जब दोनों व्यक्ति इंडिया में मिले। कहाँ डूब के मरो, समझ। इस चला तो पहले तो ऑल है कंफ्यूज नहीं हो रहे भाई तुम? फ्यूज हो गए तुम पूरे। कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। पहले आराम, डर रहा है वो, मेरे पूछने से डर रहा है वो। ये डरे ना, यमराज से भी डरेंगे। एक बात बताओ, अगर आपके पैरों में क्या हुआ? कहीं ना कहीं अड़ रहे हो। ये अड़ना चाहते हैं बच्चे के सर से, फुटबॉल खेलना चाहते हैं उससे, खेल नहीं पा रहे तो कहीं तो खेलेंगे। हाँ जी अरे ठीक है, डेस्क हटा दो, बैठ जाओ नीचे। अब इधर आ जाते हैं वापस। व्यक्ति कहाँ का है? मुंबई महाराष्ट्र का। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस रिसिपेंट है, वो कहाँ पर है? बेंगलोर में। लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑस्ट्रेलिया। क्या ये चीज हमारे सिलेबस का पार्ट है? यस। क्या अब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हम निकाल सकते हैं? यस। सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन देखेंगे या रिसिपेंट की? रिसिपेंट। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। सिंस द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो कि कहां पर है? बेंगलोर, एंड नॉट द प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। क्या ये बात समझ में आती है? सिंगापुर इंडिया के अंदर है या बाहर? समझ रहे हो? जीएसटी पढ़ने चले हैं। भूगोल में है ही नहीं सिंगापुर, इंडिया के ही भूगोल है वो। समझ रहे हो आप बात को? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा बताओ, मैंने यही वाला नाम क्यों लिया, सिंगापुर वाला? क्योंकि ऐसे हो चुका है कई बार, बच्चे से सिंगापुर बोलते हैं, इंडिया में ही तो है। सिंगापुर कहाँ है भाई? बेंगलोर। बेंगलोर इंडिया में है या इंडिया के बाहर है? बेंगलोर। बेंगलोर इंडिया में है। उसका भी कारण है। टीम है तो इंडिया में। अच्छा, सिंगापुर की टीम नहीं है ना, ये दिक्कत है। अब सुनो ना, मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ इनको। फाइनल का चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई, बच्चे के हिसाब से सिंगापुर कहाँ पर है? इंडिया में। तो ऐसी तैसी गई सारे प्रोविजन की। भाई गोली तो बहुत सारी खानी पड़ेंगी मुझे। उन्होंने कहा अगर एक से ज़्यादा हुए तो इन प्रोपोर्शन करेंगे। प्रोपोर्शन किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, अगर उन्होंने कहा अगर आप प्रोपोर्शन करना चाहते हैं होटल वगैरह का, जैसे उन्होंने होटल्स लिए और बहुत सारी जगह एरिया से, टाटा के कई जगह होटल्स हैं और भी बहुत सारे होटल की कंपनी है, जैसे रेडिएशन, क्या नाम है उसका? रेडिएशन नहीं, वो साइंस में होता है, रेडिएशन नाम है उसका, होटल रेडिएशन हर जगह पर है। दिल्ली में बहुत सारी जगह पर, अलग अलग स्टेट में। उन्होंने कहा आप होटल रेडिएशन में पेमेंट करिए और आप कहीं भी रह सकते हैं। क्या ये बात समझ में? तो उन्होंने कहा प्रोपोर्शन कैसे करोगे फिर? क्या होटल का एरिया नाप ले? नहीं, उन्होंने कहा जितनी रातें जितने दिन आप रहते हो उसके हिसाब से प्रोपोर्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए 4 रातें कहीं और रहे, 2 कहीं और, 3 कहीं, ऐसे ही करते हैं वो। तो प्रोपोर्शनेट कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन दैट पर्टिकुलर होटल। समझ में आया नहीं है? ये किसके लिए बात है? अगर आप होटल या गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं। समझ में आ गई बात? तो उन्होंने जो बेस बताया है प्रोपोर्शन करने का, नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन सच प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल समझ आया? एग्जाम्पल बना दूं? आगे समझ में? पक्का? ठीक। उन्होंने कहा अगर ये ना मिले और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, रहने वाला केस ना हो, तो एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि हर एक स्टेट में आ रहा है, यानी कि एरिया स्क्वायर फीट वगैरह में जो भी किसी भी प्रोपोर्शन में दिया जा सकता है। एरिया समझ में आया? नाइट्स वगैरह रहने वाले केस में है। अगर और कोई सर्विसेज दे रहे थे, रिपेयर करा रहे थे, तो फिर एरिया देख लेंगे आप।
किस एरिया में कितनी रिपेयर्स की है या किस एरिया में कितनी इंटीरियर डेकोरेशन की है आपने, ठीक है। अगर वो भी ना मिले तो अगर आप किसी वेसल में बैठे हैं, बोट में बैठे हैं, बोट समझते हैं क्या होती है, नाव। अब नाव कभी किसी पर्टिकुलर स्टेट में जा रही है, कभी किसी पर्टिकुलर स्टेट में जा रही है, इस तरीके से आगे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और आपने एक सिंगल पेमेंट की है। तो जितना टाइम स्पेंड जिस एरिया की टेरिटरी, जिस स्टेट की टेरिटरी में आपने किया होगा उसके बेस पे प्रपोर्शन करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? इन डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको एमसीक्यू पर्पज से पता होना चाहिए। अगर वो कह दे कि गेस्ट हाउस में रहने वाला केस था तो बताओ प्रोपोर्शन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ नाइट्स स्टे इन ईच पर्टिकुलर स्टेट और यूटी। क्या ये बात समझ में? अगर इसके अलावा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या देखेंगे? लोकेशन या फिर एरिया, एरिया जिस जगह पर आप थे। क्या ये बात समझ में? और अगर किसी बोट में बैठे थे, वेसल में बैठे थे, किसी भी चीज़ में बैठे थे, एयरक्राफ्ट में बैठे थे, कहीं भी बैठे थे, तो वो जितने देर उसने उस एरिया में, उस स्टेट में टाइम स्पेंड किया है। क्या ये बात समझ में? ये प्रोपोर्शन के रूल्स। बात समझ में आई या नहीं? पक्का? ठीक। बाकी एक दो एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे, मैं होमवर्क में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ब्लैक से लिखें, इसका मतलब समझ में आता है? क्या है इसका मतलब बताओ? एग्जाम्पल है बस, कुछ नहीं है इसका मतलब। अमेंडमेंट कहाँ से, जब पूरा चैप्टर ही नया है। आ जाओ जरा, किस में? 12(4) में। 12(3) समझ में आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब देखिए, रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? पर्सनल ग्रूमिंग की, या फिर किस चीज़ की? फिटनेस की, या फिर किस चीज़ की? ब्यूटी। देखो इसमें तो बहुत पैसा है आज की डेट में। ब्यूटी। हाँ, जो ब्यूटी पार्लर वगैरह वाले ना, ये बहुत पैसा कमाते हैं। हर एक सीज़न में कुछ ना कुछ कारण होता है ब्यूटी पार्लर में जाने का लोगों को, स्पेशली फीमेल के केस में, और आजकल के तो मेल के केस में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या ये बात समझ में? जैसे किसी भी शादी में जाना है तो कोई व्यक्ति है घर पे, मेल है, कैसे तैयार होगा? मुंह धोएगा, चला जाएगा। क्या ये बात समझ में? लेकिन अगर कोई फीमेल होगी, पहले वो मुंह धोएगी। क्यों? क्योंकि अभी कुछ नहीं लगाना है फेस पे। क्यों? क्योंकि पहले पार्लर जाना है। फिर पार्लर वाले अपना क्रियाक्रम करेंगे, जो भी करेंगे, और उसके बाद वापस भेजेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? चलो, और नेक्स्ट कौन सी सर्विसेज है? नेक्स्ट कौन सी सर्विसेज है? हेल्थ सर्विसेज। जैसे मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे सलाह मांगी कि सर हमारी वाइफ बड़ी परेशाान करती है। मैंने कहा ब्यूटी वाले उसमें एडमिशन करा दो उनको, सिखा दो उनको। क्या चीज़? हाँ, मेरे से एडवाइस मांगते हैं कि मैं जीवन में टेंशन नहीं लेता ना, तो कुछ तो बताओ। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बीड़ी पी रहा है तो कहता कुछ उसी से पूछेगा ना जो नहीं पीता कि भाई कुछ तरीका तो बताओ यार, कैसे छोड़ें। पीने वाले से थोड़ी बोलेगा तू बीड़ी पी रहा हो, बताइए कैसे छोड़ूं। कह रहा मैं बताता हूँ, आजा 2 और पियेंगे। पीते पीते सोच लेंगे कुछ ना कुछ। प्लेस ऑफ सप्लाई रेस्टोरेंट हो या केटरिंग सर्विस हो या पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस और ब्यूटी ट्रीटमेंट हो, आप बताइए क्या करवाएं। हाँ, व्यक्ति कहीं का भी हो, जहां पे वो ट्रीटमेंट ले रहा है, बात खत्म। देखो, चाहे तुम क्या करवा रहे हो, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। सुजीत ने कहा अब मुझे गायब भी होना है, मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दो, पर्सन ही चेंज कर दो, ताकि पिताजी भूल जाए कौन सा बच्चा है मेरा और मुझे सीए करने से मना कर दें। क्या बात समझ में? तो चाहे तुम कुछ भी करा लो, लोकेशन वेयर सच सर्विसेज। एक दिन में मेरी जितने लोगों से बात होती है ना, 4 दिन बाद खुदकुशी कर लोगे तुम। 4 दिन बाद, क्योंकि चौथे दिन तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे ऊपर प्रेशर कितना है। सर घर पे खाने नहीं खा रही हमारी लड़की, बताओ क्या करें? अरे भाई हम क्या करें, सर फोड़ दो उसका। सर ये ट्यूशन से 2 घंटे हो गए निकले हुए, तो भाई हम क्या करें, ट्रैकर लगा दो। गांव जाने के लिए कह रही है, इसके लिए भी फोन आएगा। गांव जाने के लिए मना कर रही है, इसके लिए फोन आएगा। आप बोल दो गांव चले जाएंगे, तुम्हारा दिमाग खराब है। 1 महीने के लिए बच्चा कह रहा है, 1 महीने को गाँव ले जा रहे हैं बच्चे को, बच्ची कह रही है कि नहीं मैं 1 महीने के लिए गाँव नहीं जाऊंगी। हमारे पास आएगी, सर आप बोलो ना 1 महीने के लिए, हम कहाँ छोड़े यहाँ पर। मैंने कहा भैया डस्टबिन है, छोड़ दो, क्या दिक्कत है। अरे भाई अरेंजमेंट तुम करो, मम्मी पापा को सेक्रीफाइस करना है। इसकी तो अलग से फीस चार्ज, करोड़ों में फीस चार्ज करूंगा। इतना ट्रॉमा देते, इतनी जरूरी जगह बैठे थे, फोन आता है गांव जाने से मना कर रही है, जरा मना लेना इसे। अरे भाई तुम्हारा दिमाग खराब है ना। हाँ वापस आ गए। 12(4) सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना।
मैंने कहा मान लीजिए मेरा एक ब्यूटी पार्लर है। जैसे बच्चे मुझसे कहते हैं सर आपका बीपी बढ़ जाएगा, तो मैंने कहा मैं बीपी खोल लूँगा, मतलब बढ़ जाएगा, है ना। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज देना शुरू कर दिया है मैंने कहा क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, हाँ इसी लाइन में आते हैं, है ना, बताओ। अब आ गए हम, मैंने कहा मेरे पास अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आपके पास ही आके सर्विसेज ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और हम दिल्ली के ही हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली। कुछ लोग कह रहे हैं बेंगलोर आ जाओ ज़रा आप, क्योंकि हम आपके दिल्ली से आएंगे और बेंगलोर तक अगर मेकअप करवा के आएंगे तो रास्ते में जो है मेकअप और व्यक्ति दोनों ही पिघल जाएंगे, तो रहने दो, वहीं आगे करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि भाई डेस्टिनेशन वेडिंग है, कोई फंक्शन है, तो वहीं आगे करना पड़ेगा ना। अब पहले दिल्ली से करवा के जाएंगे तो क्या होगा, पहली चीज़ तो एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे, तुम्हारा पासपोर्ट मैच नहीं कर रहा, सबसे पहले दिक्कत, सबसे पहली दिक्कत तो यही है। अब सुनो, तो अगर दिल्ली से दिल्ली में कराएंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, मतलब इंट्रा होगा, ये कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम दिल्ली से मुझे बुला रहे हो कहाँ पर, बेंगलोर में, बताओ क्या करेंगे फिर, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, दिल्ली, और जहां पर सर्विसेज परफॉर्म हो रही है वो कहां पर है, बेंगलोर, तो क्या माना जाएगा, इंटर। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम तो बेंगलोर के हैं, लेकिन भाभी जी की जिद है बिहार में करवाओ शादी, मम्मी कह के गई थी ऐसे, तो मुझे वो बेंगलोर बुलाएंगे, दिल्ली बुलाएंगे या बिहार बुलाएंगे, बिहार में। कहाँ बोलेंगे, बिहार में, ठीक है। मेरा रजिस्ट्रेशन दिल्ली में, उनका रजिस्ट्रेशन चाहे बेंगलोर में है या नहीं, ऐसे कोई लेन देना नहीं। तो क्या हो, जहां वो सर्विसेज परफॉर्म होंगी, बात खत्म। लेकिन क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, नहीं। क्या मेकअप इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं। क्या रेस्टोरेंट या कोई भी सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं। तो अगर तुम 12(3) में हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस आता है, 12(4) में तो नॉर्मल सर्विसेज की बात आ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाम याद रखने हैं आपको, क्या है, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विसेज। क्या ये बात समझ में? किसी की फैमिली में है कोई ऐसे लोग जो इसमें बिजनेस में है, फैमिली में, आस पड़ोस में, मामा की लड़की, उनसे ये पूछना कि अगर व्यक्ति ज़्यादा दिन ना सोए तभी भी आंखों के नीचे काले काले नहीं पड़ने चाहिए, इसके लिए कुछ बताओ। हाँ वही, मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश बता रहा है मैं। क्यों, मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, वो कह रहे थे रात कितने घंटे की नींद लेते हो, मैंने बता दिया इतने घंटे की नींद, तो कह रहे कोई फायदा नहीं, बाहर जाओ यहाँ से। हाँ जी, हाँ आप बता, नहीं रुक जाओ, बताओ भाई, पढ़ाई की चीज नहीं बता पा रहा, कम से कम यही पूछ लो। हाँ बताओ बताओ। हाँ जी, ओहो, सॉल्यूशन देखो भाई साहब का, वाह वाह वाह। पढ़िए, मिस्टर कौन है, ददलानी, कहीं नाम सुना है आपने? हाँ, कहाँ? हाँ, विशाल, कौन विशाल? जिसके बाल नहीं है वो विशाल है? अच्छा, वो शेखर है जिसके बाल हैं। हाँ हाँ, मैंने उनको पर्सनली देखा हुआ है ऐसे, बहुत पास से। चलो, हाँ, वो गंजा गाता है ना उसमें। हाँ। मिस्टर ददलानी, एक वेंकी कॉलेज है, वेंकटेश्वर कॉलेज, उसमें एक फेस्ट था, उसमें आए थे वो लोग। तो मिस्टर ददलानी, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, कहाँ का है, हैदराबाद का। मर क्यों गया लेकिन वो? खाना खाना भाई साहब, सिंगापुर वाले भाई साहब, है ना। डाइन्स का मतलब होता है खाना खाना, है ना। अब डाइन का मतलब, अरे डाइन आ गई, है ना। हाँ, रेस्ट, अरे मुझे पता है, सिंगापुर वाले भाई साहब जैसे लोगों से बात करनी होगी, पता है आपको, बहुत ये पता है इसको, सिंगापुर नहीं पता, खाने की चीज सारी पता है नालायक को। रेस्टोरेंट है कहां पर, मुंबई में। बिजनेसमैन कहां का था, हैदराबाद, और रेस्टोरेंट कहां पर है, मुंबई में। वाइल ऑन अ बिजनेस ट्रिप, बताइए द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट क्या होगी, मुंबई, जहां पर है। बिजनेस ट्रिप पे थे, खाना कहां का है, मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है, मुंबई में। लेकिन इसे इंट्रा बोलेंगे या इंटर बोलेंगे, ये आप बताएंगे मुझे, और गलत बताने पिटोगे। इंट्रा होगा, हाँ, या तुम रीजन मत बताया करो, रीजन नहीं बताना। बच्चे हैं ना और भी हमारे, देखना भी क्या बताते। व्यक्ति कहां से जा रहा है, अहमदाबाद से, प्लेस ऑफ सब जो भी है,
हैदराबाद से जा रहा है और खाना कहाँ का आया, खाना कहाँ का है, मुंबई में, तुरंत बोलते हैं इंटर। पक्का तुम इंटर ही बोलने वाले थे, क्योंकि कितने स्टेट इन्वॉल्व हैं? 2। रीजन नहीं बताना, सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है? तो मेरे को सबसे लास्ट पॉइंट आउट करें। तो तुम सुधरोगे नहीं लेकिन। टिम्मी फरारी कौन है? एक मेकअप आर्टिस्ट। टिम्मी फरारी कौन है? मेकअप आर्टिस्ट। कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ गई है वो? जयपुर। जयपुर कहाँ पर आता है? राजस्थान में। फॉर डूइंग द मेकअप ऑफ मिस सिमरन कपूर। सिमरन कपूर कौन है? कोई है तो नहीं ना, मतलब सोनम कपूर तो पता है सबको, है ना, जिन्हें कुछ नहीं आता। चलो, अब बॉलीवुड एक्ट्रेस बेस्ड इन मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर सर्विसेज इज परफॉर्म्ड। कहाँ पर? बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेट इन्वॉल्व है। इंट्रा होगा। इंटर मेरा सवाल ये है, पहले देख लो क्वेश्चन को कैसे। तो इंट्रा होगा या इंटर होगा? इंट्रा होगा। इंट्रा क्वेश्चन पढ़ लो, लेकिन इस बार मैं मारूंगा इतना, सर से बोला अकाउंट की क्लास कैंसिल है आज। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। इंटर बदल गए? मैंने बोला ही नहीं था। तुम्हारे यहाँ तक आ गया था इंट्रा, देख लिया था मैंने। मैं इंटर में अटका हुआ था, मैं इंटर के लिए पढ़ रहा था। चेंज तो मैं करूंगा, प्रोफेशन चेंज करूंगा मैं। इंट्रा रुक जाओ 1 मिनट, बदलेंगे, देखो ये आंसर। इंट्रा ही है। तुम बताओ अब। सबसे पहले तुम पिटोगे, फिर बाकी पिटेंगे। बदल लो एक बार, प्लीज बदल लो। कुछ तो पिटे, कोई ना कोई तो पिटे। लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है? सर्विस प्रोवाइडर, हाँ जी। वो तो राजस्थान है। कोलकाता। नहीं, कोलकाता। और कोलकाता से वो कहाँ जा रहे हैं? जयपुर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जयपुर। लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर क्या है? कोलकाता। तो कोलकाता बेस्ड अगर आर्टिस्ट जयपुर में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो क्या जवाब होगा? सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो। हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? जब मैं दिल्ली में हूँ, आप बिहार में, और हम शिमला गए थे, क्या था प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ, वो तो बिहार था। क्या था प्लेस ऑफ सप्लाई? वो अलग केस है। फिर तुम रिलेट करने लगे। मैं तुमसे चीख चीख के कह रहा हूं कि 12-2 को लाना नहीं जब तक मैं 3 से लेके 14 तक खत्म ना कर लो। फिर तुम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। लेकिन हम पहले मेरी बात समझो, तुम फिर 12-2 पे कूद रहे हो, और जो 12-3 में जा रहे हैं वो और भी गधे हैं। क्या इमूल प्रॉपर्टी है? मैंने बताया था ना, और मैंने ये भी बताया था कि 12, 2 और 3 में नहीं सोचना है आपको। सबको मारूंगा, अभी बार बार इधर जाना पड़ेगा। 4 बार तो मुझे लग जाएगी इधर उधर आने में। भाई साहब सुनो सुनो सुनो, मेरा फिर से सवाल, ये इंट्रा है या इंटर है? इंटर है। क्या है ये? इंटर। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? कोलकाता। प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर रूल बताया जा रहा है आपको। ये कह रहे हैं जहां सर्विसेज परफॉर्म करोगे वही उसकी क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। कहाँ है प्लेस ऑफ सप्लाई? जयपुर। क्या होगा आंसर? इंटर। वो तो सही है, तुमसे पेपर में ये नहीं पूछेगा इंटर है या इंटर है, बस ये पूछेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और तुम बता के निकल जाओगे। ये नहीं पता, गधे हैं। कौन सा था ये? सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। समझ में आया सब फाइनल में क्यों है? हाँ, क्योंकि अगर किसी बच्चे को बोल दो ना कि इस वाले रूम में नहीं जाना है, इस देखो इस रूम में 7 कमरे हैं, इस घर में इस वाले रूम में नहीं जाना, तो खुजली। अब तो इस वाले रूम को देखेंगे ही देखेंगे।
अब मैं कह रहा हूं कि जब 12 3 और 4 पढ़ रहे हैं आपको पुराने वाली चीजें नहीं आपने एग्जांपल बताया था शिमला शिमला, अरे भाई क्यों जा रहे हो वहां पर, 12 4 पढ़ो। क्या मैं 12 5 की तरफ चलूं? यस सर। चलिए। नहीं का क्या मतलब होता है? अकाउंट पढ़ने तुम्हें? यस सर। बोर हो गए। बोर हो गए? क्या मतलब था? बहुत बोर हो गए। बाकी कोई माना चीज नहीं है। क्या मतलब था? मेरी बारी की बात मत कर यार, कोई नीचे वाली बात। अरे रोक नहीं, बात से बोर हो गए, मुझे टोक दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तू पानी ले गया। ऐसे नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है? मैं नहीं मेरी बॉटल लगा दो। बेंगलुरु वाले। अब मेरी बॉटल ले दो। अब मैं कौन से सेक्शन पे आ गया? 12 5 पे। कौन से पे आ गया? 12 5 पे। ट्रेनिंग हो या परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज में किसी की दे रहा हूँ, मतलब मैं अपनी कंपनी में ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ किसी की, तो मैंने एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया और ट्रेनिंग कराई अपने वर्कर्स की। हाँ, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक जो भी होता है ना। और मैंने कहा मुझे भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन सब के अंदर जो 1% का वायरस इनके दिमाग में है, मेरे 10 टाइम्स आ गया है मेरे पास। वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, के मारो ले लो। हमको दो दिया। एक रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली में, दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ है? यूपी में। अगर दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन यूपी में ही सर्विसेज ले रहा है दिल्ली से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। लेकिन अगर ये सर्विसेज यूपी में ना लेके, मैंने कहा मेरे जो वर्कर्स हैं वो दिल्ली में हैं, उनकी ट्रेनिंग करना, वहाँ मेरी ब्रांच है और वो ब्रांच रजिस्टर्ड नहीं है, बताओ आंसर क्या होगा? तो आपको आंसर पता ही नहीं है। हम अगले सेक्शंस पढ़ते जा रहे हैं, तो पुराने वाले प्रोविजन को क्यों मिक्स करना है इसमें? तो इसका आंसर ये बताएंगे। तो इन्होंने बताया कि जो आपने 12 2 में पढ़ा था उससे कुछ रिलेट करके। अब थोड़ा सा 12 2 को वापस लाओ। क्या था 12 2? जहाँ रजिस्टर्ड हो वहाँ बस बात करो। लेकिन 12 2 के नाम से नहीं, नॉर्मल यहीं के नाम से देखो कि आपकी जो सर्विसेज, अगर कैसी सर्विसेज होगी, B2B का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड होगा, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं होगा, रजिस्टर्ड होगा। Where the recipient of service is a registered person, the place of supply is the location of such person. Location where in the state in which it is registered. जहां पर रजिस्टर्ड है वो, वहां पर वो लोकेशन नहीं जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही, जहां पर रजिस्टर्ड है। अभिषेक जी बात समझ में आई? पक्का, ठीक। लेकिन अगर ये कौन सी सप्लाई हो गई? B2C। B2C का मतलब जो पर्सन है क्या वो रजिस्टर्ड है? नहीं। अब आते हैं वेयर द रिसिपिएंट इज सर्विसेज अनरजिस्टर्ड। आप बताइए, अब मैं उसमें वो केस लिखूं जिसमें एड्रेस वगैरह पता है वो लिखूं, या फिर ये बोल दो जहां सर्विसेज परफॉर्म हो रही हैं? क्या लगता है कुछ ज्यादा सही क्या रहेगा? जहां सर्विसेज परफॉर्म हो रही। तो कुछ हिस्सा इन्होंने लिया कहां से? 12 2 का, और कुछ हिस्सा कहां से लिया? 4 का। क्या ये बात समझ में आई? तो देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म। अगर मान, अब सवाल सुनो जरा ध्यान से। मैं एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं, मैं एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं और मैंने किसी से सच में सर्विसेज ली हैं, किसी भी चीज़ की, क्लीनिंग या किसी भी चीज़ की मैं सर्विसेज ले रहा हूँ, ट्रेनिंग करा रहा हूँ अपने लोगों की। ट्रेनिंग का मतलब एक चीज़ पे एक बार में कैसे ध्यान देते हैं। आगे बात समझ में? ये ट्रेनिंग ली मैंने। मैं अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति और आपकी ट्रेनिंग मैंने कहा यहाँ मत कराओ, इनकी नोएडा में जाके कराओ ट्रेनिंग, तो बताओ क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? यहाँ पर। लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो क्या ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये कौन सा सेक्शन खत्म हो गया है? 5। इसके एग्जांपल्स में एक साथ कराऊंगा कल। क्या ये बातें समझ में आती है? चाहो तो इस एग्जांपल को एक को पढ़ा देता हूँ। मिस्टर सुरेश कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो कहाँ पर है? नोएडा में। साइंस अप विद एन एक्सीलेंट लिंग्विस्टिक न्यू दिल्ली फॉर सर्विस ट्रेनिंग ऑन दिल्ली स्पीकिंग एट अ न्यू दिल्ली। इसमें से बस सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट कौन है ये बताओ। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अंडरलाइन कराया वहाँ तक। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने सर्विस प्रोवाइडर कौन, सर्विस रिसिपिएंट कौन, नाम बताओ बस, उनकी जगह नहीं। आप सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो रिसीव कर रहा है वो सुरेश है। और प्रोवाइडर वो कौन है?
एक्सीलेंट, क्या इन्होंने बिल्कुल सही कहा है? यस। कहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यू दिल्ली में। है कहाँ का वो? नोएडा का। सिंस द रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई द लोकेशन जहाँ पर है। क्या ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? कोई भी इनमें तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या मैं एक दो और करा दूँ या रहने दूँ? आप क्या चाहते हैं? 7 करा देता हूँ, 7 कल कर लेंगे और कल में बहुत कम समय में काम कर लें, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएंगे बाकी के साथ। तो 7 करा दूँ क्या? हाँ। अगर आप क्या लेना चाहते हैं? एडमिशन। कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं? किसी कल्चरल इवेंट में, किसी स्पोर्ट्स में, किसी एजुकेशनल, साइंटिफिक, एंटरटेनमेंट, आर्टिस्टिक में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे होता है ना, ये जो खराब सी पेंटिंग होती है ना, देख देख के अरे वाह बताओ इसके बारे में क्या है पेंटिंग, बताओ ये गधे वाली पेंटिंग है क्यों लगाए, फिर वो समझाता है, फिर उसे पैसे देते हैं, ये लो। क्या ये बात समझ में? अगर सिर्फ तुम क्या ले रहे हो? एडमिशन, तो तुम किसी भी स्टेट के हो सकते हो। तुम सिर्फ क्या लेना चाहते हो यहाँ पर? एडमिशन। बताओ रूल क्या होगा? कौन सी जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए? हम क्यों बताएं भाई, ये बताएंगे 12 से, फिर वही दिमाग खराब। अब मैं बोल रहा हूं आपसे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब बताओ, अब सजेशन दो। जहां एडमिशन ले रहे हैं, बात खत्म। केस में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं? पढ़ते हैं रूल एक बार। इज द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड। जहां पर अगर कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन है तो जहां पर पेंटिंग की एग्जीबिशन है, आने वाला व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, कोई लेना देना नहीं है इससे। तुम एडमिशन लेने आए हो हमारे यहाँ पर, बात खत्म। जहां पर एडमिशन ले रहे हो, जहां पर इवेंट होना है, बस वहां। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक, पढ़ते हैं। ये आज के आखिरी 2 एग्जाम्पल है, नहीं पढ़ा 6 के बाद। वीरू भाई विरानी। बहुत बढ़िया। वीरू भाई कौन है? विरानी है। रेजिडेंट कहाँ का है? गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ पर आता है? यूपी में। बाइज अ टिकट फॉर अ सर्कस ऑर्गेनाइज्ड एट गुरुग्राम हरियाणा बाय अ सर्कस कंपनी, जो कि कहाँ पर बेस्ड है? तो इसका मतलब उसने टिकट कहाँ पे लिया होगा? कहाँ लिखा है उसमें? ऐसा कुछ नहीं, बेस्ड है बस कंपनी। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर सर्कस इज हेल्ड, यानी कि कहाँ पर। अब चाहे उसने टिकट अपने स्टेट में लिया है, जहाँ कंपनी बेस्ड है वहाँ लिया है। अब मान लीजिए आईपीएल के टिकट्स मिल रहे हैं, बेंगलोर में मैच है आरसीबी का, आईपीएल के टिकट्स आपको दिल्ली में मिल रहे हैं कहीं पे, सुनना जरा ध्यान से। आप दिल्ली में टिकट लेके आ गए, वहाँ पर एडमिशन लेने के, बताइए क्या होगा? बेंगलोर माना जाए, जहाँ पर वो मैच के इवेंट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। क्या है ये? मानसवी। कौन है? मानसवी। कहाँ की है मानसवी बताइए? टिकट बाय किया है किसका? अम्यूजमेंट पार्क का। कौन से होते हैं? अच्छा, वो बेगान वाले जिसमें सर पे चक्कर आ जाता है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत दिक्कत है भाई उससे। अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या लोकेटेड है? मानसवी लोकेटेड है या फिर ये पार्क लोकेटेड है? मानसवी कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। पार्क कहाँ पर है? टिकट खरीदी है उन्होंने, चाहे न्यू दिल्ली में खरीदे हो, नोएडा में खरीदे हो, कहीं भी खरीदे हो। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर। क्या ये बात समझ में आई? और मैं 12/7 आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं 12/7 के सामने लिख रहा हूँ। 12/2 जो है वही 12/7 है, छोड़ दीजिए, अभी 12/6 तक पढ़ना है। क्या ये बातें समझ में आती हैं आपको? पक्का? इसके नोट्स में दे दूंगा बना के, हालांकि आप लिख सकते थे हेडिंग और उसका आंसर, पर मैं दे दूंगा बना के आपको। कंसेप्ट क्लैरिटी पे जा, बुक को ऊपर रखो, ऊपर रखो, हाँ ऊपर रखो, खोलो उसको जैसे पहले रखो, खोलो उसको, हाँ। 12/6 तक आपको अच्छे से रीडिंग करके आनी है। कल सर्विसेज वाला पार्ट पूरा खत्म कर लेंगे, और जो भी इसके क्वेश्चन बनते हैं या फिर सीए में फाइनल में अभी तक आ चुके हैं, गुड्स और सर्विस में से एक ही चीज़ पूछी जाएगी, फिर इसके बाद इसकी 1-2 क्लास और लगेंगे और हमसे ख़त्म कर देंगे। ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो आने के 10 और 12 में से ही है। 99.99% चांस है कि 10 और 12 में से आपसे सवाल पूछा जाएगा। क्या ये बात समझ में? और 80% चैप्टर इसी का है, बाकी तो बस अदर रिमेनिंग प्रोविजंस। हो सकता है एक ही क्लास में ख़त्म हो जाए परसों। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्यों लगा रहा हूँ बताओ मैं इस चैप्टर में टाइम? क्योंकि आप गधे हैं, इसलिए। ठीक है, बंद।